हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय बिश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। पैसेज हम सॉल्व कर रहे थे। पहली क्लास हमारी हो चुकी है, ये सेकंड क्लास हमारी है। और 5 पैसेजेस हमने सॉल्व कर लिए थे। टोटल टोटल 16 पैसेजेस पूछे गए थे। 80 मार्क्स के पैसेजेस पूछे गए थे एसएससी स्टेनोग्राफर में 2025 में, जिसमें से 5 हम पहली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम कोशिश करते हैं 5 6 7 जितने भी हो पाते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। और इसी तरीके से 2 से 3 क्लासेस में आपको मैं सारे के सारे पैसेजेस आपको दे दूंगा जितने भी आए हैं। और क्या हमारी अप्रोच रह सकती है, क्या किस तरीके से हम सीख सकते हैं, जो भी थोड़ा बहुत मेरी समझ से है वो आप इससे सीख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मुझे लगता है कितना शायद 5 पैसेज हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। पैसेज नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे हम। 5th ये रहा, 6th ये रहा, ठीक है। डेट वगैरह लिखी है 7/8/2025 को शिफ्ट 1 में पूछा गया, ठीक है। थोड़ा साइज का दिक्कत हो सकती है, पिक्सल वगैरह आपने ठीक कर लेगा साहब। बड़े पिक्सल में ही अच्छा चल पाएगा, क्योंकि पैसेज जिसमें दिक्कत आती है साहब, बड़े पैसेज होते हैं तो प्रॉब्लम होती है ना। तो आप इसको जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एक बार आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा सा पैसेज है वैसे तो। कल की क्लास आपने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो एक बार जाके देख लो। कल की क्लास में मैंने काफी चीजें डिस्कस करी हैं कि हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं पैसेज की, या क्या हमारा तरीका रहता है पैसेज सॉल्व करने का। आज मैं वो बात नहीं करूंगा। अगर आपने नहीं देखी पहली क्लास में चले जाओ। लेकिन हाँ, 2 तरीके हमने डिस्कस करे थे। पहला है तो पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दूसरा, पैसेज पढ़ लो पहले, क्वेश्चन पढ़ लो पहले, उसके बाद क्या कर लो, पैसेज सॉल्व कर लो। तो 2 तरीके होते हैं। मैंने कहा जनरली बच्चा अगर कमजोर है तो दूसरा वाला तरीका अपनाना चाहिए। पहले एक बार क्वेश्चंस देख लो, तो क्वेश्चंस देखने से तुम्हारे दिमाग में एक बेसिक इमेज बन जाती है कि क्या मुझे ढूंढना है। उसी तरफ मैं चलूंगा। अगर मैं जरा इसके क्वेश्चंस को देखूं तो देखना जरा, 5 क्वेश्चंस कुछ ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन जैसे उसने दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द टेंस यूज्ड प्रोडोमिनेंटली इन द फर्स्ट पैराग्राफ। कि जो पैसेज का फर्स्ट पैराग्राफ है, प्रोडोमिनेंटली मतलब मुख्यतः, मेनली आप कहना चाह रहे हैं, मुख्यतः जो है कौन सा टेंस यूज करा गया है, कौन सा टेंस यूज करा गया है पहले पैराग्राफ में। अब देखो, ये नया तरीका है आज, जब से वेडनर थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। पहले था कि पैसेज में से 5 क्वेश्चन पूछ लिए, उसी का आंसर दिया जाता था। अब क्या है, अब इसके लिए तुम्हें ध्यान रखना है साहब, ये तुम ग्रामर का क्वेश्चन हो गया, पैसेज का है ही नहीं। तुम्हें टेंस पहचानने आते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। फ्री का नंबर उसने दे दिया तुम्हें, है ना। अगर हम उसको देखें, फ्री का नंबर, उसने कहा कौन सा टेंस जनरली यूज किया गया है पूरे के पूरे थ्रू आउट द पैसेज, या मुख्यतः मेनली पूरे पैसेज में कौन सा टेंस यूज हुआ है। तो तुम्हें पैसेज, जब तुम थोड़ा बहुत नजर मारोगे पैसेज पर, तुम्हें टेंस पता चल जाएगा जनरली कौन से टेंस में बात हो रही है। पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, सिंपल प्रेजेंट में पता चल जाएगा। दूसरा, at the heart of the debate lying a fundamental tension between technological progress and moral जो है responsibility। आपसे पूछा ये जो सेंटेंस दे रखा है ये किस टाइप का है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आपसे पूछ ले, टाइप बता दो। अब इसमें पैसेज क्या करेगा ये बता दो। इसमें क्या ही करेगा पैसेज, पैसेज तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन को पढ़ने के लिए पैसेज की आवश्यकता नहीं है, या पैसेज को समझने की आवश्यकता नहीं है। उसने आपको एक क्वेश्चन दिया 27 नंबर और कह दिया बताओ साहब कि ये सेंटेंस कैसा, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब ये वाली चीज मैं तुम्हें बताऊं, ये जनरली एसएससी नहीं पूछता था। ये अभी शुरू हुआ है, जब से एडक्यूटी आया है तब से ही ये क्वेश्चंस आने शुरू हुए हैं। पहले एसएससी नहीं पूछता था। ये टीचिंग एग्जाम्स के सवाल थे कि कैसा सेंटेंस है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। अगर तुम्हें नहीं पता सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सा सेंटेंस सिंपल, कौन सा कंपाउंड, कौन सा कॉम्प्लेक्स, तो अब जो है अभी मेरे यूट्यूब पे जाना, ठीक है। सेंटेंस का पार्ट 2 पढ़ा एक, ठीक है। सेंटेंस का पार्ट 2, सेंटेंस नाम का एक तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सेंटेंस पार्ट 2 पढ़ा है। कंप्लीट तुम्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, क्या सिंपल है, क्या कंपाउंड है, क्या कॉम्प्लेक्स है। मजा आ जाएगा एक बार जब तुम देखोगे। उसके अलावा उसी क्लास में सेंटेंस पार्ट 2 में तुम्हारी ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि कब हम किसी एक हिस्से को प्रेजेंट देख के अगले वाले हिस्से को प्रेजेंट रखते हैं, पास्ट रखते हैं, फ्यूचर रखते हैं। कब हम एक हिस्से को देख के दूसरे हिस्से को पास्ट में चेंज कर देते हैं। इस प्रकार की बात, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना, ये वाला हिस्सा पास्ट में तो ये वाला भी पास्ट में, ये बात कहां से पता चलती है, ये सेंटेंस के पार्ट 2 से जो मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स भी मिल जाएगा, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी, और खास करके पास्ट का पास्ट में चेंज, या पास्ट का पास्ट रहेगा कब, नहीं रहेगा कब, चेंज करना है, ये वाली जो कंडीशंस होती हैं जिसमें हम फंसते हैं, वो आपको सेंटेंस पार्ट 2 मिल जाएगी। जाके देखो, छोटी सी वीडियो है, 40-45 मिनट की, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं, मैं तुमसे पूछूं कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल के लिए मैं अभी के लिए क्या बता सकता हूं, तो बहुत छोटी सी कहानी देखो ये है। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर 3 टाइप से जो है मानी जा सकती है। सिंपल सेंटेंस,
कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो अगर मैं तुमसे कहूं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में 1 मिनट में समझना चाहूं तो क्या है? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में नो कंजक्शन, कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और कॉम्प्लेक्स में कौन सा? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है साहब, 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, कंजक्शन डिसाइड करता है। एक नॉर्मल सेंटेंस आ गया जिसमें कंजक्शन नहीं आया। अब कंजक्शन ना आने की भी बहुत सी सिचुएशन है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो एक सेकंड मेरी बात सुन लो। अगर मैं तुमसे कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट की बात करूं तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं साहब? या चलो अगले पेज पे ही बताता हूँ, जगह थोड़ी सी कम है ना। अगर मैं कंजक्शन की बात करूं तो 2 टाइप के कंजक्शन होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन साहब। मैंने पहले भी किसी क्लास में ये बात बताई होगी, उसमें तो बताई है, सेंटेंस पार्ट 2 में तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तुम्हें मिल जाएगा चाहोगे तो। कोऑर्डिनेट कंजक्शन की एक ट्रिक होती है फैन बॉयज, अगर जानते हो तो अच्छी बात है। एफ से होता है फॉर, ए से होता है एंड, एन से होता है नॉर, बी से होता है बट, ओ से होता है और, वाई से होता है येट, और एस से होता है सो। अगर इनमें से कोई भी कंजक्शन तुम्हें मिल जाए, अगर इनमें से कोई भी कंजक्शन तुम्हें मिल जाए, ठीक है, नहीं, कोई भी कंजक्शन तुम्हें अगर मिल जाए इनमें से, तो तुम ये मान लेना। आजकल शेप्स बन नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, तो मेरे से नहीं बन रही या फिर कुछ और दिक्कत है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कहीं भी फैन बॉयज मिल जाए, है ना, इनमें से कोई भी कंजक्शन मिल जाए, तो समझ लेना कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये भी ध्यान रखना कि साहब कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ मिलकर, मैं आपसे कहूं कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ मिलकर कैसा सेंटेंस बनता है। अगर फैन बॉयज कहीं आया है तो कौन सा सेंटेंस बनेगा? कंपाउंड बनेगा। कौन सा बनेगा? कंपाउंड बनेगा। अगर मैं पूछूं इसके अलावा कोई कंजक्शन होगा तो बोले वो कहाँ आएगा साहब? वो सब के सब सबऑर्डिनेट कंजक्शन में आएंगे। तुम्हारे दिमाग में जितने कंजक्शन आ रहे हैं सब के सब यहाँ डाल दो। जैसे बोले सर मैं सिंस कह लो साहब। बोले सर मैं एज कह लो साहब। मैं वैन कह लूँ, बिल्कुल सही। मैं वाइल कह लूँ, बिल्कुल सही। मैं बिफोर कह लूँ, मैं आफ्टर कह लूँ, ठीक है। और कोई WH वर्ड, हु हो गया, हुम हो गया, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब कंजक्शन बनते हैं, या कोई भी WH वर्ड आ गया, ठीक है, डॉट 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 ETC, ये सब के सब जितने भी कंजक्शन हैं, ये सब के सब जितने भी कंजक्शन हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन में आते हैं। इतना सा ध्यान रखना। और मैं अभी बताया है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कैसे जो है सेंटेंस बनता है। अगर इनमें से कोई कंजक्शन आएगा तो कैसा बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। कैसा सेंटेंस बनेगा साहब? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो पहली बात तो कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट की पहचान कहां से होगी? बस ये याद रखो, फैन बॉयज। क्या रखो? फैन बॉयज। एफ से फोर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। अगर फैन बॉयज आएगा तो कंपाउंड है, और इनमें से कोई सा है तो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। और अगर कंजक्शन इन जनरल नहीं आया तो वो सिंपल सेंटेंस है। अगर कंजक्शन नहीं आया तो वो क्या है? सिंपल सेंटेंस। मैं कहता हूँ राम इज माई फ्रेंड, आई एम अ टीचर, यू आर माई स्टूडेंट, ठीक है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ डिजिटल बोर्ड, ठीक है। ये सारे सेंटेंस कैसे हैं? सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इन जनरल कंजक्शन यूज नहीं हुआ। हालांकि इस बात की अभी बहुत डेप्थ हो सकती है कि कितने सब्जेक्ट आए, कितने प्रेडिकेट आए, सब्जेक्ट कब आएगा, प्रेडिकेट कब आएगा, या 2 सब्जेक्ट 2 प्रेडिकेट के बीच में कंजक्शन आ गया। बहुत सारी बातें, ये सारी बातें मैंने डिटेल में डिस्कस करी हैं। लेकिन फिलहाल मैं मोटे मोटे तौर पर अगर तुम्हें ये बात बताऊं तो मुझे लगता नहीं दिक्कत है। अरे हाँ ना, जल्दी बताओ। अगर मोटे मोटे तौर पे मैं इस चीज को देखूं तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं साहब, जब आप बात करते हो सिंपल सेंटेंस की, ठीक है, इन जनरल मैं बता रहा हूं, तो ये ध्यान रखना, हो सकता है सब्जेक्ट एक हो और प्रेडिकेट कितने हो? प्रेडिकेट 2 हो, ठीक है। ये मैं ऐसे समझा सकता हूं इस बात को। देखो, अगर मैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की बात करूं, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मैं बात करूं, तो इन दोनों के लिए ध्यान रखना, इन दोनों में सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा साहब, ठीक है। दूसरी बात, साथ में कोई कंजक्शन होगा,
ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट टू होगा और प्रेडिकेट टू होगा, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाएगी साहब, ये स्ट्रक्चर मिलके बनाएगी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर मैं सिंपल सेंटेंस की बात करूं, सिंपल सेंटेंस में ऐसा नहीं होता। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है साहब, सिंपल सेंटेंस में थोड़ा सा ये होता है कि सब्जेक्ट हो सकता है एक आए, फिर प्रेडिकेट आए, और प्रेडिकेट को जोड़ने के लिए कंजक्शन आ जाए और प्रेडिकेट टू आ जाए साहब, ठीक है। या कई बार ऐसा होता है कि साहब सब्जेक्ट दो आ जाए, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, ठीक है, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में कंजक्शन रख दो, ये बीच में कंजक्शन आ गया साहब। उसके बाद एक प्रेडिकेट दे रखा है। ये जो स्ट्रक्चर है, अगर हम तुमसे कहूं ये वाली जो स्ट्रक्चर्स होंगी, ये सिंपल सेंटेंस को दिखाएंगी। किसको दिखाएंगी, सिंपल को ही दिखाएंगी। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैं कहता हूं यू आर माई, ये मैं कहता हूं राम इज माई फ्रेंड, मैं कहता हूं राम इज माई फ्रेंड, इतनी स्ट्रक्चर, राम इज माई फ्रेंड, ठीक है। सेंटेंस कैसा हुआ, सिंपल हुआ। मैं कहूं राम एंड श्याम इज माई फ्रेंड, तुम सोचो बोले सर यहाँ तो एंड आ गया, एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, उससे कंपाउंड बनता है, सेंटेंस कंपाउंड हो गया। नहीं, दो अलग अलग सेंटेंस चाहिए, दो अलग अलग सेंटेंस चाहिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बीच में कंजक्शन आया हूं। जैसे एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, सेंटेंस का एक हिस्सा तो ये हो गया साहब, ओहो, सेंटेंस का एक हिस्सा तो ये हो गया साहब, ठीक है नहीं, अरे बताओ, एक हिस्सा तो सेंटेंस का हो गया सब्जेक्ट प्रेडिकेट, एक हिस्सा सेंटेंस का ये हो गया साहब सब्जेक्ट प्रेडिकेट टू, और इन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में क्या है, कंजक्शन आया। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये कंपाउंड या क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है। अब बात करेंगे, बोले सर कौन सा कंपाउंड कौन सा कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, फैन बॉयज आ गया तो कंपाउंड, फैन बॉयज के अलावा कोई कंजक्शन आ गया तो कॉम्प्लेक्स, ठीक है बात। उसके अलावा बोले सर सिंपल में कंजक्शन आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना, सिंपल में कंजक्शन जब आएगा तो वो दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ रहा होगा, वो किन्हीं दो शब्दों को जोड़ रहा होगा। हो सकता है प्रेडिकेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, इस प्रेडिकेट में कोई ऑब्जेक्ट हो, और उन दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए क्या आ रहा हो, कंजक्शन आ रहा हो, ठीक है। लेकिन जब सेंटेंस सिंपल होगा तो ये बात पक्की है कि उसके अंदर दो सेंटेंस के हिस्से नहीं होंगे, है ना, दो सेंटेंस नहीं होंगे, दो सेंटेंसेस को जोड़ने की बात नहीं चल रही होगी। वहां पर सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा होगा, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा होगा, लेकिन दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ा जाएगा। सिंपल सेंटेंस का मतलब ये है कि उसमें जो है दो क्लोजेस नहीं आएंगे। सिंपल सेंटेंस में केवल एक क्लोज होती है, क्लोज का एक ही स्ट्रक्चर होती है पूरी, जिसमें एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट हो जाएंगे, प्रेडिकेट एक हो जाएगा, सब्जेक्ट एक होगा दो प्रेडिकेट, या प्रेडिकेट एक हो सकता है तो सब्जेक्ट राम एंड श्याम दो हो जाएंगे साहब। ऐसी स्ट्रक्चर बन सकती है, उसको सिंपल ही कहेंगे। कुल मिला के दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट, बीच में कंजक्शन, या तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। फैन बॉयज आ गया कंपाउंड, फैन बॉयज नहीं आया कॉम्प्लेक्स। इतनी सी बात जो है मुझे लगता है मोटे मोटे तौर पर आप समझ सकते हो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। अब मैं वापस आता हूं, बोले जी पहचान ये हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि साहब ये बताओ, सेंटेंस को देखते हुए क्या लगता है, एट द हार्ट ऑफ द डिबेट लाइज, देखो ये आ गई वर्ब, ये आपकी क्या आ गई साहब, वर्ब आ गई। इस वर्ब से एट द हार्ट ऑफ द डिबेट लाइज अ फंडामेंटल टेंशन बिटवीन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तुम देखो पूरे सेंटेंस में कहीं कंजक्शन नहीं है, लेकिन एंड दिख गया तुम्हें, तो तुम्हारे दिमाग में एंड देखते ही एक बात लगेगी, तुमने रट रखा होगा कि एंड तो जी कंपाउंड को बताता है। एंड किसको बताता है, कंपाउंड को। लेकिन एंड कंपाउंड को तब बताता है बच्चे जब दो सेंटेंस एंड से जोड़े गए हो। राम इज माई फ्रेंड एंड ही हेल्प्स एवरीवन, राम मेरा दोस्त है एंड ही हेल्प्स एवरीवन, वो सबकी सहायता करता है। दो सेंटेंस जोड़े, बीच में एंड आया, क्या हुआ ये, इसको कंपाउंड कहेंगे। राम इज माई फ्रेंड एंड कलीग, मेरा दोस्त है और कलीग भी है, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि फ्रेंड और कलीग दो शब्दों को जोड़ने के लिए आया, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए नहीं आया। ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। अगर मैं सेंटेंस को देखूं तो आप कह रहे हो टेंशन बिटवीन, किस किस के बीच में टेंशन साहब, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बीच में और मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। तो एंड इन दो चीजों को जोड़ने के लिए आया है साहब, एक तो मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बीच में। तो अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो तो यहाँ एंड जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा, ये सिंपल सेंटेंस है। दो सेंटेंस नहीं जोड़े, दो शब्दों को जोड़ा गया है, और जब तक दो सेंटेंस नहीं जुड़ेंगे तब तक सेंटेंस कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड नहीं हो सकता। सेंटेंस कैसा ही रहेगा, सेंटेंस सिंपल ही रहेगा, ठीक है। बोले सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स की बात कर ली। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वो सेंटेंस होगा जिसमें कंपाउंड के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन आ जाए और कॉम्प्लेक्स के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन आ जाए, दोनों साथ में आ जाएंगे तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दोनों साथ में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इतनी सी कहानी है, उसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कह देंगे। तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहाँ दे दिया। अगर अच्छे से समझना है तो मुझे लग रहा है 19-20 रह गया कुछ, या ये जो पिछली बार बताइए सेंटेंस का पार्ट 2 जाके देखो, पढ़ा होगा यूट्यूब पे,
समझ में आ जाएगी बात बेहतर। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पूछा आपसे, व्हाट डज द प्रोलिफरेट मोस्ट नियरली मींस एज यूज्ड इन द पैसेज। कि साहब एक शब्द है प्रोलिफरेट, कि इसका पैसेज में यूज किया गया है, ठीक है। प्रोलिफरेट का मीनिंग क्या होगा, प्रोलिफरेट किस तरीके से काम करेगा, पैसेज में किस तरीके से काम करेगा। देखो अगर तुम्हें मीनिंग पता है तो बड़ी अच्छी बात है और बड़ा कॉमन शब्द है ना। प्रोलिफरेट होता है किसी चीज को बढ़ाना, पैदा करना, किसी चीज की जो है किसी चीज को बहुत आगे बढ़ाना, पैदावार बढ़ाना किसी चीज की, किसी चीज को बेहतर करना, ठीक है। किसी चीज को पैदा करना, बढ़ाना, ठीक है। तो बढ़ाना हो सकता है, उसके अलावा मैंने कहा पैदा करना जनरल मीनिंग हो सकता है, ठीक। किसी चीज को पैदा करना, बढ़ाना, पैदा करना मतलब जन्म देने वाला नहीं है कि जैसे फसल वगैरह आगे बढ़ा रहे हो तुम, उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो प्रोलिफरेट बढ़ाना हो सकता है। अगर तुम ये बात भी समझ गए, है ना, चलो माना तुम ये भी नहीं समझे, मैं तो कह रहा हूं मुझे नहीं पता साहब प्रोलिफरेट का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन देखना जरा, डिक्लाइन स्लोली, किसी चीज का धीरे धीरे कम होना। चेंज अनप्रिडिक्टेबली, कोई चीज अचानक से बिना प्रिडिक्टेबल चेंज हो रही है साहब, ठीक है। इंप्रूव स्टेडीली, स्टेडीली मतलब एकदम सेम रूप से, शांति से एकदम। स्टेडी मतलब एकदम सेम पैटर्न से, लगातार चेंज हो रहा है कोई चीज लेकिन एकदम सेम पैटर्न से चेंज हो रहा है। और आपने कहा स्प्रेड रैपिडली, अगर तुम देखो तो तीनों ऑप्शन जो है वो कमी वाले हैं। अनप्रेडिक्टेबली चेंज हो रहा है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आपने कहा इंप्रूव हो रहा है स्टेडीली, बहुत शांति से। उसके अलावा आपने कहा कि भाई तेजी से इंप्रूव हो रहा है, तो मीनिंग तो भाई बढ़ाने से है, और बढ़ाने से मीनिंग है तो स्प्रेड रैपिडली हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एलिमिनेशन से करना चाह रहे हो तो ये ऑप्शंस बेहतर हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आंसर यही होगा। हो सकता है पैसेज में कुछ और बात करी गई हो, लेकिन बहुत रेयर सिचुएशन है कि प्रोलिफरेट का मीनिंग बढ़ाने से ना निकले, प्रोलिफरेट का मीनिंग स्प्रेड रैपिडली से ना निकले। रैपिडली मतलब तेजी से किसी चीज को बढ़ाना ना हो, बिना पैसेज के। ये पैसेज तुम देख लोगे ऊपर से सरसरी नजर से तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखना साहब, in the context of the passage the phrase algorithmic discrimination most likely refers to, वो पूछ रहा है कि भाई ये जो शब्द है ये किस बात को रेफर करता है। एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन किस बात को रेफर करता है, वो ये पूछ रहा है। अब तुम सोच के देख लो साहब, अगर मैं तुमसे कहूं डिस्क्रिमिनेशन शब्द लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी चीज को लेकर भेदभाव, तुम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। अगर तुम भेदभाव एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो तो एक बात पक्की है कि तुम्हें बात पॉजिटिव चाहिए होगी या नेगेटिव चाहिए होगी। सोच के देखो, मैं पैसेज की बात, इन गर्भ बात को छोड़ो। अगर डिस्क्रिमिनेशन लिखा है, भेदभाव लिखा है किसी चीज में, तो वो चीज कैसी होगी, उसका आंसर क्या होगा, उसका मीनिंग कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। बोले साहब नेगेटिव होगा अगर डिस्क्रिमिनेशन है। अगर नेगेटिव होगा जरा देखना, कंप्यूटर्स करेक्टिंग ह्यूमन मिस्टेक, कंप्यूटर ह्यूमन मिस्टेक को करेक्ट कर रहा है, ये तो पॉजिटिव बात हो गई साहब, ठीक है। एआई सिस्टम ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स अनफेयरली, एआई सिस्टम इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल मतलब हर अलग व्यक्ति को अनफेयरली, गलत तरीके से क्या करता है, अनफेयरली बेस्ड ऑन बाइस्ड प्रोग्रामिंग, हर अलग व्यक्ति के हिसाब से बाइस्ड प्रोग्रामिंग करता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कोई एआई मॉडल बनाया तो मैंने अपना दिमाग उसमें डाला, मेरी कंडीशंस अपने डाली, मेरी कंडीशन, मेरा जो लॉजिक है सोचने का मैंने वो डाला। लेकिन कोई और व्यक्ति जो किसी और तरीके से सोचता है ना, वो उस तरीके से नहीं सोच पाया क्योंकि वो बनाया गया मेरे द्वारा है ना। तो वो ये कह रहा है कि बाइस्ड प्रोग्राम बनाया, एआई सिस्टम जो है इंडिविजुअल को अनफेयरली ट्रीट करता है, सेम तरीके से ट्रीट नहीं करता, मतलब अनफेयर तरीके से इंडिविजुअल को ट्रीट करता है। ट्रीट करने का तरीका उसका ठीक नहीं है, सबको एक तरीके से देख रहा है, सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, अनफेयर तरीके से। मुझे लगता है इसको देख के नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है साहब, एआई को नेगेटिव कहा गया। नेक्स्ट देखो, एआई सिस्टम्स अचीविंग परफेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, भाई परफेक्ट ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं, अपना एआई इतना बढ़िया काम कर रहा है कि परफेक्ट ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया उसने। नहीं साहब, ये तो पॉजिटिव बात हो गई ना, हमें तो डिस्क्रिमिनेशन देखना है। नेक्स्ट देखना, द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विदाउट एरर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन मतलब वर्णन करना, उसको बांट देना। क्लासिफिकेशन होता है किसी चीज की ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन करना, इसकी ये ब्रांच है, इसकी ये ब्रांच है, 4-5 ब्रांच तुमने डिस्कस कर ली, क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा का क्लासिफिकेशन विदाउट एरर्स, बिना एरर के कर पा रहा है, वो इतना बढ़िया काम कर रहा है कि डेटा का क्लासिफिकेशन बिना एरर के कर पा रहा है, ये भी पॉजिटिव बात हो गई साहब। तो सोच के बताओ डिस्क्रिमिनेशन को देख के आंसर कौन सा होना चाहिए, बी फॉर बॉल होना चाहिए साहब। नेगेटिव एक ही बात है और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, गलत हो गया साहब, बी फॉर बॉल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखना, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द वन मेजर ऑब्स्टेकल, जो एक जो है बड़ी, ऑब्स्टेकल मतलब बाधा, ऑब्स्टेकल मतलब हिंदी में कहें तो एक जो बड़ी बाधा है, टू एंश्योरिंग फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी इन एआई सिस्टम। क्या करने के लिए? एंश्योर करने के लिए, श्योर करने के लिए, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी इन एआई सिस्टम। एआई सिस्टम में जिम्मेदारी लाने के लिए कौन सी चीज जो है वो मेन ऑब्स्टेकल है, मेन बाधा है, ठीक है। अब इसके बारे में देख लो साहब, अगर तुम ऑप्शन देखो, लैक ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग, हाई कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एआई मॉडल, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा साइंटिस्ट,
इनएबिलिटी ऑफ फुल्ली एक्सप्लेन हाउ एआई सिस्टम रीच कंक्लूजन। देखो वैसे तो पता है क्या, अगर तुम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करोगे या तुमने डेटा के बारे में, एआई के बारे में तुम थोड़ा बहुत जानते हो, तो क्वेश्चन का आंसर तुम लगा सकते हो सही, है ना। लेकिन मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ के ही सॉल्व करेंगे, हमसे नहीं हो पाया। मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ कि हमसे नहीं हो पाया, ठीक है। वैसे अब तुम खुद लगा लो अंदाजा, ABCD में से क्या होगा तुम खुद सोचो कि एआई किस तरीके से फेल हो रहा है। इतने सारे पैसेज मैंने सॉल्व करा दिए एआई के, इतने सारे जो है क्लोज टेस्ट मैंने एआई से रिलेटेड सॉल्व करा है। पिछली बार बहुत सारा एआई पूछा गया, एआई ई-कॉमर्स यही चीजें पूछी गई, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पैसेजेस इसी बात पे है, घुमा फिरा के एआई, घुमा फिरा के एआई। तो इतना मैंने सॉल्व कर दिया, मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं कि हाँ ये वाला आंसर हो सकता है साहब, या क्या हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है पैसेज में, हो सकता है कुछ अलग दे दिया हो, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। लेकिन फिर भी अपना आंसर दिमाग में लॉक करके देखो, फिर उसके बाद चेक करेंगे क्या वो पैसेज में था, क्या तुमने जो सोचा वो सही सोचा। चलो बात कर लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ बहुत सारा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, इस क्वेश्चन की बात करूँ और इस वाले की बात करूँ, 3 क्वेश्चन हमने ऐसे ही सॉल्व करनी है। और चौथा भी हम कर लेंगे, क्योंकि चौथे में समझने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द टेंस, कि टेंस कैसा दे रखा है। टेंस तुम समझ गए, काम हो गया। अब पैसेज पे आ जाते हैं साहब, आ जाओ जरा। As artificial intelligence technologies continue to proliferate across every sector, proliferate पहली स्लाइड में ही आ गया साहब, देख लो जरा। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता था, मीनिंग मान लेते, मुझे पैसेज पढ़ के सॉल्व करना था, देख लो। जैसे कि एआई जो है, एआई टेक्नोलॉजीज कंटिन्यू टू, लगातार क्या कर रही है, क्या हो रही है, प्रोलिफरेट हो रही है अक्रॉस एवरी सेक्टर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के हर सेक्टर में क्या हो रहा है, एआई क्या कर रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, सोच के देखो। अब तो ये आंसर तुम सोचो, तुम्हें मीनिंग नहीं पता, हर सेक्टर में बढ़ रहा है। और बढ़ने के लिए हमने किसका यूज करा था, देख लेना। बढ़ने के लिए हमने यूज करा था साहब प्रोलिफरेट के साथ, ये रहा स्प्रेड रैपिडली, लगातार जो है स्प्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है बहुत तेजी से। वापिस आ जाते हैं साहब, नेक्स्ट देखो। द एथिकल implications ऑफ their डेवलपमेंट हैव बिकम अ मैटर ऑफ अर्जेंट कंसर्न। लेकिन एथिकल इंप्लीकेशन मतलब जो नैतिक रूप से जो हमारी जिम्मेदारी है उसको इंप्लीमेंट करने की, वो जो है एक टेंशन बना हुआ है, अर्जेंट कंसर्न बना हुआ है फिलहाल का, बहुत ज्यादा जो है चिंतित मुद्दा वो यही है, ठीक है। आ जाओ। वंस रेलिगेटेड टू द रियम ऑफ स्पेक्टिकल फंक्शन, एआई नाउ परमेचर्स, ठीक है, permits decision making in fields of diverse financial education while देखो मुझे लगता नहीं इस लाइन से हमारी कोई मतलब है, क्योंकि हमें पता है क्या, तुम अगर इस लाइन को देखने की कोशिश करो या ये वाली लाइन तुम पढ़ो, हमें जरूरत ही नहीं है। हमें ढूंढने की जरूरत है केवल क्या, हमें तो लास्ट वाला ढूंढना है ना, कि एआई सिस्टम को कैसे इंश्योर कराया जा सकता है कि वो क्या हो जाए। हमें तो ये ढूंढने की जरूरत है। अगर हम बाकी चीज देखें तो हमें तो ढूंढने की आवश्यकता इसकी है, तो बाकी तो हम कर ही चुके हैं खास करके। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। लेकिन एक बात बताना, उसमें टेंस पूछा गया है तुमसे कि टेंस कैसा यूज करा गया है, तो जरा टेंस देखते चले। एक काम तो कर ले कि टेंस देखते चले। कंटिन्यू वर्ब की कौन सी फॉर्म है साहब, फर्स्ट फॉर्म। आ जाओ। उसके बाद आप कह रहे हो हैव बिकम, ठीक है साहब, आ जाओ। ये आ गई वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नहीं, field as diverse as healthcare, finance, education, criminal justice, while promoters argue वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। that AI can increase, देखो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही सुनो इसको, मॉडल भले से आया लेकिन है तो प्रेजेंट की ही बात, ठीक है। एफिशिएंसी, रिड्यूस ह्यूमन बायस एंड डेमोक्रेटाइज अक्रॉस टू सर्विस क्रिटिक्स वन, ठीक है। ठीक है साहब। एट द हार्ट ऑफ द डिबेट लाइज वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। मशीन्स नो मैटर हाउ सोफिस्टिकेटेड लैक कॉन्शियसनेस, देखो ये काम की लाइन आ सकती है। मशीन्स नो मैटर हाउ सोफिस्टिकेटेड, कि भाई कितनी ही वो बढ़िया बनी हुई है, कितनी ही जटिल तरीके से बनाई गई है, मतलब कितना ही सोफिस्टिकेटेड वो है, कितना ही बेहतर उस पर काम करा गया, लेकिन लैक कहां कमी छोड़ती है वो, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब विवेक में, समझ में, उसमें कई बार कॉन्शियस होने में, मनुष्य इस तरीके से कॉन्शियस हो सकता है, उस तरीके से वो कॉन्शियसनेस में कमी रहती है उसकी, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंग वैल्यूज, उसके अंदर इंटरेस्टिंग वैल्यूज, जो आंतरिक वैल्यूज हैं हमारे अंदर, जो है चीजों को लेके कि भाई किस चीज को कैसे ट्रीट करना है, वो चीज मनुष्य में, एआई में नहीं आ सकती, आप ये कह रहे हो। दे मेरे लिए एग्जीक्यूट मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म है साहब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। Instructions based on data inputs and program algorithms. Thus, when the AI system makes a life-altering decision such as denying a loan application or it is not the machine itself that is accountable, but the human. हाँ, आ गई लाइन तुम्हारे काम की। देखो एक बात बताओ, सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो मैं पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ एक बार समझ के। सॉरी, कहाँ आ गया मैं, ओह पीछे चला गया, सॉरी। तो अगर तुम समझ गए तो मैं पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ।
प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अरे सारा का सारा पैसेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चल रहा है, तो मेरा एक आंसर तो पक्का हो ही गया। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल मैंने पक्का कर लिया, प्रोलिफरेट मैंने पक्का कर लिया, एल्गोरिथम डिस्क्रिमिनेशन मैंने प्लस माइनस से निकाल लिया। ठीक है, लास्ट वाला बचा है, इसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन ये पक्का हो गया सिंपल प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आसान है। नेक्स्ट देख लो साहब, ठीक है, आ जाओ जरा ये वाली लाइन पढ़ लो, थोड़ा सा तुम्हें क्लियर हो जाएगा। When an AI system makes a life altering decision, ठीक है, जब एक AI सिस्टम जो है जीवन से रिलेटेड पूरा उसका किसी व्यक्ति का जीवन उस पर दाव पे लगाया, वो डिसीजन लेता है, सच एज डिनाइंग अ लोन एप्लीकेशन और प्रेडिकेटिंग अ डिफेंडेंट्स लाइवलीहुड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। री-ऑफेंडिंग, इट इज नॉट द मशीन इटसेल्फ दैट इज अकाउंटेबल बट द ह्यूमन आर्किटेक्ट्स बिहाइंड इट्स क्रिएशन एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल सही बात है। मशीन कोई भी डिसीजन ले रही है साहब कि भाई किसी को लोन रिलेटेड बात कर लिया, कोई भी डिसीजन, हालांकि मैं तो पूरे आजकल जैसे हेल्थ वगैरह में भी जो है एआई आ गया, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ, कोई भी डिसीजन ले रही है मशीन, अगर कोई डिसीजन ले रही है तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो मशीन जिम्मेदार नहीं उस बात के लिए। मैं आपसे कहूँ कि मशीन जिम्मेदार है, जिम्मेदार वो है जिसने वो चीज बनाई, जिम्मेदार वो है जिसने वो चीज बनाई, जिसने उसके अंदर कोड डाले कि भाई ये कोड इसके काम आएगा या ये कोड इसमें काम करूं, उस तरीके से मैं इसको बनाऊं, उसका क्रिएशन, उसकी ट्रेनिंग करी गई एआई की कि भाई इस सिचुएशन में तुम्हें ये जवाब देना है। जिम्मेदार वो व्यक्ति है जिसने इस चीज को बनाया, ठीक है। मोरओवर द opacity of many AI systems often referred to as a black box problem possess a significant ethical challenge। भाई जो AI सिस्टम है उनके सामने क्या आता है, possess a significant ethical challenges। देखो एथिकल चैलेंज तो आएगा, नैतिक रूप से जब जैसा हम सोच सकते हैं यार इसका भला कर दो उसका कर दो, मशीन नहीं सोच सकती। नैतिकता मशीन में कैसे आ जाएगी, एआई में कैसे आ जाएगी। when even जो है developers cannot fully explain how a machine arrived at a given outcome। सबसे बड़ी समस्या क्या है साहब, कह रहा है कि when even डेवलपर जिसने डेवलप करी है कैन नॉट फुल्ली एक्सप्लेन हाउ अ मशीन अराइव्ड एट अ गिवन आउटकम। ये जो आउटकम उसने दिया, किसी चीज का क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब दिया, और मशीन जो डेवलपर है उसको खुद नहीं पता कि वो उस कंक्लूजन तक कैसे पहुंच गई मशीन। द प्रोस्पेक्ट ऑफ एंश्योरिंग फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बिकम्स डीपली प्रॉब्लमेटिक। भाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या बन जाता है, मशीन की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की कैसे आए, जब किसी को पता ही नहीं कैसे उसका आंसर है तो कैसे विश्वास कर लें कि वो सही है गलत है, ठीक है नहीं। एंश्योरिंग फेयरनेस, उसकी फेयरनेस कहां से आई, अगर ये बात लाइन समझ में आ गई तो फिर ये वाला आंसर ले लो साहब। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनेबिलिटी टू फुल्ली एक्सप्लेन हाउ एआई सिस्टम रीच कंक्लूजन। वो कंक्लूजन जो उसने दिया वो वहां तक पहुंच कैसे गया, ये बात दिक्कत की है। अगर बात समझ में आ गई हो तो C4 कैट आंसर हो जाएगा साहब। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर 7, छोटा सा लग रहा है क्या देखने में, बताओ छोटा लग रहा है। 7 नंबर पैसेज तो छोटा ही, पिछले वाला छोटा, पिछला वाला तो बहुत बड़ा पैसेज था, और शब्द भी थोड़े 19-20 थे, तो तुम्हें पढ़ने में मुश्किल हो सकती है। एक काम करते हैं, फिर से ऑप्शन देख लेते हैं, कुछ ऑप्शंस हो सकता है हमारे काम के निकल जाए। आ जाओ जरा। अब देखो पहला सेंटेंस, ये मौज आ गई साहब, क्या बात है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सही रूप पूछा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है साहब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है जैसा सब्जेक्ट होना चाहिए वैसी ही वर्ब होनी चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करती है कि साहब जैसा तुम चलोगे वैसा हम चलेंगे, तुम बिगड़ोगे तो हम बिगड़ जाएंगे, तुम सिंगुलर तो हम सिंगुलर, तुम प्लूरल तो हम प्लूरल, बस इतनी सी कहानी है। देख लो साहब, द आउटकम्स यू सी इन योर लाइफ टुडे, देखो ये एक्स्ट्रा है, यू सी इन योर लाइफ टुडे, इसकी आवश्यकता थी नहीं है, इसको काट दो। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, सब्जेक्ट है द आउटकम्स, और अगर द आउटकम सब्जेक्ट है आउटकम्स, ठीक है। अब तुम कहो साहब तुम तो इस, ये तो कम तो वर्ब है, अरे आउटकम जो है नाउन बनता है, उससे पहले दा लिखा है, दा किसके लिए आया, आउटकम के लिए आया, और आर्टिकल अगर किसी शब्द के लिए आए तो वो नाउन है, तो आउटकम्स हो गया नाउन जो कि प्लूरल है। आउटकम एक, आउटकम्स एक से ज्यादा, तो प्लूरल है, तो इज ये आर, बोले जी आर आना चाहिए था, ये तो गलत हो गया। द इफेक्ट्स ऑफ योर हैबिट्स मल्टीप्लाई एज यू रिपीट दैम, बताओ साहब। इफेक्ट्स ऑफ योर हैबिट, ऑफ प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट हो गया योर हैबिट। इफेक्ट्स प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया योर हैबिट। मुझे उस बात से मतलब नहीं है साहब, मुझे तो वर्ब देखनी है ना, मुझे तो वर्ब देखनी है। इफेक्ट्स, इफेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, इफेक्ट सिंगुलर है, इफेक्ट्स क्या होगा प्लूरल होगा, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। मल्टीप्लाई अपना मूल रूप में है, जब वर्ब अपने मूल रूप में होती है प्लूरल होती है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइज, मल्टीप्लाई प्लूरल है, मल्टीप्लाइज वर्ब के साथ जब एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। तो अगर मल्टीप्लाई देखूं तो ये प्लूरल है, सब्जेक्ट इफेक्ट प्लूरल,
और मल्टीप्लाई भी कैसा, प्लूरल। मतलब मैं ही कह सकता हूं कि मेरा क्लियर हो गया कि ये आंसर है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो अगला चेक कर लो, देखना जरा। द आउटकम्स ऑफ प्रपोजिशन है योर डेली डिसीजन, उसका ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी थोड़ी आती है वर्ब, वर्ब आती है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, द आउटकम्स, आउटकम्स प्लूरल है तो डिटरमाइन से डिटरमाइन क्या आएगा, डिटरमाइन आएगा, क्योंकि वर्ब के साथ जब ऐसी आई एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डिटरमाइंस नहीं, क्या चाहिए, डिटरमाइन चाहिए था, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब आंसर कौन सा सही है साहब, सी फॉर कैट मेरा आंसर सही, सी फॉर कैट मेरा आंसर सही, ठीक है, ध्यान रखना। बताओ, जरूरत नहीं पड़ी पैसेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो साहब, कह रहा है कि टू चेंजेस दैट सीम्स स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट एट फर्स्ट विल कंपाउंड into remarkable results if you are willing to stick with them for years। क्या करना है, change that seems you ठीक है साहब, to remain constant, to decrease gradually, to mix different elements, to accumulate and grow over time। यार इसका कॉन्टेक्स्ट पूछा है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या जा रहा है, जरा देखना। चेंजेस दैट सीम्स स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट, कई बार ऐसे चेंजेस जो क्या लगते हैं हमें, छोटे लगते हैं और अनइम्पोर्टेंट लगते हैं, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं लगती। एट फर्स्ट, शुरुआत में, विल कंपाउंड इनटू रिमार्केबल रिजल्ट, धीरे 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 क्या होता है, वो निकलता है एक रिमार्केबल रिजल्ट में, एक शानदार रिजल्ट निकल के आता है उसका। इफ यू आर विलिंग टू स्टिक विद देम फॉर ईयर्स, और जो तुम छोटे छोटे कदम रख रहे हो, अगर तुम उस पर सालों टिके रहो तो तुम्हारा एक रिमार्केबल, भाई एक बहुत शानदार रिजल्ट उसका निकल के आएगा, एक रिमार्केबल रिजल्ट उसका निकल के आएगा। अगर रिजल्ट रिमार्केबल निकल के आएगा साहब, तो इसका मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो, धीरे धीरे टू डिक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे जब तुम कम करो, इससे करने से क्या होगा, चेंजेस क्या आएंगे, जब तुम लगातार किसी चीज पे लगे रहोगे और धीरे धीरे चलते रहोगे तो बहुत ज्यादा तुम्हें चेंजेस आगे देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या होगा, डिक्रीज, टू डिक्रीज ग्रेजुअली, हम धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। अरे लगातार बढ़ते जा रहे हो, छोटा 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 कदम रख रहे हो। टू मिक्स डिफरेंट एलिमेंट्स, हम डिफरेंट एलिमेंट्स को मिक्स कर देंगे, ठीक है। टू एक्यूमुलेट एंड ग्रो ओवर टाइम, ऐसा करने से जब तुम लगातार बने रहोगे तो क्या होगा, सोच के देखो। मैं कह रहा हूं पैसेज है ही नहीं, केवल क्वेश्चन है, तो तुम क्या समझोगे इस बात से, जब तुम लगातार जो है, जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, स्मॉल चेंजेस हैं, अनइंपॉर्टेंट लगते हैं तुम्हें शुरुआत में, लेकिन तुम आगे कंपाउंड कर दोगे। कंपाउंड मतलब वो एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, चार के बाद 16, 8, ठीक है, इस तरीके से चलेगा वो, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या बनेगा, यू आर विलिंग टू स्टिक विद देम फॉर इयर्स, कई साल तक जब तुम लगातार उस काम को करते रहोगे तो तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। टू एक्यूमुलेट एंड ग्रो ओवर टाइम, और समय के साथ तुम क्या कर जाओगे, ग्रो कर जाओगे, वो ये कहना चाहता है, ठीक है। टू रिमेन कॉन्स्टेंट, तुम वहीं के वहीं रुके रहोगे जहां तुम हो। अब तुम खुद बताओ साहब, अगर तुम समझदार हो तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये कैसा साहब, ये पॉजिटिव। आंसर केवल क्या बन सकता है, सी फॉर कैट बन सकता है। ओड वन आउट कर लिया हमने। एक ऑप्शन हमने देखा कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो पॉजिटिव है, 3 ऑप्शन नेगेटिव है, आंसर निकाल लिया। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं थी, 1 मिनट के लिए मान लो। मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ओड वन आउट का यूज करो। 4 ऑप्शन देखो, 3 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, आंसर हो सकता है, 99% काम करेगा। 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, आंसर हो सकता है साहब, ठीक है, संभावना इस बात की होती है। अब जैसे इसको देख लो, बाकी ये वाली लाइन पढ़ने के बाद तो क्लियर हो जाएगा कि ओवर द टाइम जब तुम लगातार किसी चीज को करते रहते हो तो क्या होगा, बोले जी ग्रो ओवर द टाइम, तुम एक टाइम पे आके ग्रो हो जाओगे। क्यों, क्योंकि तुम लगातार किसी काम को कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, 33 देखना जरा एक बार। अगर मैं तुमसे कहता हूं अ स्लाइट स्लिप इन डिसिप्लिन टुडे मे नॉट सीम लाइक अ बिग डील। स्लाइट स्लिप इन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तुमने फॉलो कर रखा है किसी चीज के लिए। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं डेली एक वीडियो डालता हूं, आज भी एक डाला, कल भी एक डाला, किसी दिन 2 भी डाल देता हूं। लेकिन अगर मैं किसी दिन 2-4 दिन ना डालूं, बोले यार मजा नहीं आ रहा और मैं जो मुझे हल्का सारा मैं छोड़ देता हूं, तो उसमें क्या होगा कि मे नॉट सीम लाइक अ बिग डील, हो सकता है वो चीज तुम्हें ऐसा लगे कि बहुत बड़ी डील है, तो कोई बात नहीं यार, लेकिन हो सकता है भाई जो पढ़ने वाला जो लगातार मेरे से जुड़ा है उसका नुकसान हो जाए साहब, उसका कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे नुकसान हो सकता है। बट इफ रिपीटेड, लेकिन आप लगातार रिपीट कर रहे हो, हर बार 2-4 दिन बाद 2-4 दिन की छुट्टी कर ले रहे हो, इट कैन स्टीयर यू इन अ कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन। तुम ऊपर की जगह कहां जाने लगोगे, तुम नीचे जाने लगोगे। सोच के देखो, वो ये कहना चाह रहा है। तो ये इस मीनिंग को समझने के बाद आप क्या कहना चाह रहे हो साहब, तो आप कहोगे कमिटमेंट, कमिटमेंट तो पॉजिटिव वर्ड है साहब। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब लगन किसी बात को लेके, फोकस किसी बात को लेके लगन है साहब। केयरलेसनेस क्या है, नेगेटिव है। अब मुझे बताओ तो भैया क्या कहेंगे अब इसको, मुझे खुद ही बता दो। तुम कहोगे तो, जो तुम कहोगे तो मैं मान लूंगा। बताओ ना, 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो वही बात, क्या आंसर होगा, केयरलेसनेस आंसर होगा साहब, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लो, 1 2 3 तो ऐसे ही आ गए। चौथा देखना, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन आइडिया क्या है साहब। अब देखो 3 ऑप्शन पढ़ के तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो ऐसे लगा लेना, वरना थोड़ा बहुत पैसेज देख लेना। आइडिया वाला क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है, तो पैसेज एक बार थोड़ा सा देख लेना, कोई बात नहीं, आ गया हो।
अब देखो 35 नंबर है, अरे मौज आ गई भाई साहब, मजा आ गया। 35 नंबर फ्री का नंबर, ठीक है। क्या पूछ रहा है? व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज द वर्ड दिस? दिस किस प्रकार का प्रोनाउन है साहब सेंटेंस में? कौन सा सेंटेंस? ये सेंटेंस ये रहा। दिस इज व्हाई हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। दिस इज व्हाई, दिस इज व्हाई। अगर तुम समझदार हो तो साहब 3-4 चीजें होती हैं हमारे पास, दिस, दैट, दीज, दोस। मैं मेरे पास है दिस कह दूंगा, मेरे से दूर है तो दैट कह दूंगा, दो हैं तो दीज कह दूंगा, और दूर है तो दोस्त कह दूंगा। लेकिन ये क्या है? ये दर्शाने के लिए तो यूज कर रहा हूँ ये शब्द में। किस लिए यूज कर रहा हूँ? दर्शाने के लिए। तो अगर ये सब्जेक्ट बने, ये शब्द अगर क्या बने हैं साहब? सब्जेक्ट बने हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ना, ये कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं साहब? ये कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव भी बनता है। अगर ये शब्द किसी नाउन के जस्ट पहले रखे हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना कहला के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इतना सा फर्क है। दिस पेन इज माइन, पेन से पहले दिस लिखा है, नाउन से पहले दिस लिखा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। मैं कहता हूं दिस इज माई पेन, दिस अकेला आया वर्ब से पहले, सब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट कोई चीज बनती है तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। तो दिस जो है वो क्या हुआ? सब्जेक्ट बना है तो क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ था। क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। कैसा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। डेमोन्स्ट्रेट की हिंदी होती है किसी चीज को दर्शाना। तो कोई चीज को दर्शाने का काम, दिस इज माई पेन, दैट इज माई पेन, जो भी तुम कह रहे हो, तो ये क्या है? दर्शाने वाली चीजें हैं, ठीक है। अगर तुम बात समझे तो जरा देखना, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मेरा आंसर था, हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मेरा आंसर। बाकी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट, हालांकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कुछ होता नहीं है। प्रोनाउन सब्जेक्टिव ऐसा कोई टाइप नहीं होता सब्जेक्टिव प्रोनाउन नाम का, इन्होंने बना के भले से लिख दिया हो। रिफ्लेक्सिव एक याद रख सकते हो चाहो तो, समझे? रिफ्लेक्सिव एक याद रख सकते हो, ऐसे शब्द जिनके लास्ट में सेल्फ या सेल्फ लगा हो, सेल्फ या सेल्फ लगा हो, इन शब्दों को, ठीक है, दो तरीके से बांट सकते हैं। या तो इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह दो, या इनको क्या कह दो? एम्फेटिक प्रोनाउन कह दो, ठीक है साहब। दो प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक। जैसे मैं कहता हूं आई का होता है माई सेल्फ, यू का होता है योर सेल्फ और योर सेल्फ। यू के दोनों होते हैं, योर सेल्फ और योर सेल्फ। ये जो सेल्फ होता है ये सिंगुलर के साथ लगता है, और जो सेल्फ होता है वो किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ लगता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, सेल्फ सिंगुलर के साथ, सेल्फ प्लूरल के साथ, ठीक है। बाकी रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों प्रकार के प्रोनाउन बनते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग है, लेकिन बहुत स्लाइट सा डिफरेंट है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, अभी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हाँ, आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ दोनों बनेगा। आर का आर सेल्फ, क्योंकि आर प्लूरल है तो आर सेल्फ, ठीक है। बाकी ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ, दे का देम सेल्फ, ठीक है। ये ध्यान रखना। एक तो ये बन जाएगा। मैं पूछूं रिफ्लेक्सिव में और इसमें क्या फर्क है साहब? रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन, अगर कभी भी सेल्फ या सेल्फ वाले प्रोनाउन आए जिसके लास्ट में सेल्फ लगाए या सेल्फ लगाए, तो या तो वो रिफ्लेक्सिव होगा या फिर वो एम्फेटिक होगा, या तो वो रिफ्लेक्सिव होगा या तो फिर क्या होगा? एम्फेटिक होगा। जरा देखना, मैं दो एग्जांपल लिखता हूं। चार सेंटेंस मैंने लिखे, ध्यान से देखना। देखो एक बात तो पक्की है, अगर सेल्फ लगा है तो इसकी बात हम कर रहे होंगे, इसको पहचानने की हम बात कर रहे हैं, इसको पहचानने की हम बात कर रहे हैं, और इसमें तो कुछ आया नहीं है, ठीक है। देखो जब सेल्फ या सेल्फ लगा है, दो बनेगा, या तो रिफ्लेक्सिव बनेगा या एम्फेटिक बनेगा, ठीक है। एक बात, अगर एक बात ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक बात ध्यान रखना, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जो कौन सा प्रोनाउन होता है?
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, अगर तुमसे कभी अगली बार पूछ ले, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केवल क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। केवल क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। अगर तुम्हें लगा कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट बना है तो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। जैसे मैंने कहा ही किल्ड हिमसेल्फ, किल्ड हो गई वर्ब, ही हो गया सब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब तो मैं पूछूं ही किल्ड हुम, उसने किसको मार दिया, जब जब हुम का रिप्लाई मिलता है तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब जब हुम का रिप्लाई मिलता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ही किल्ड हुम, किसको मारा, खुद को मार लिया साहब। ही किल्ड हिमसेल्फ, खुद को मारा, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है या सेल्फ वाली चीजें जो है अगर वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखी हैं तो फिर तुम उस बात को लेके 100% श्योर हो जाओ कि वो चीज क्या होगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगी। क्या होगी वो चीज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो चीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगी। अच्छा मैं तुमसे पूछूं कि भाई रिफ्लेक्सिव ये हो गया, तो मैं तुमसे पूछूं एम्फेटिक क्या होता है साहब, तुमसे पूछूं एम्फेटिक प्रोनाउन अगर मैं पूछूं तो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा साहब। एम्फेटिक प्रोनाउन का ध्यान रखना, देखो ये ध्यान रखना कि ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट नहीं बनता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता, इसलिए कई बार हम बोलते हैं माई सेल्फ इज राम, माई सेल्फ इज श्याम, ये कहना गलत होता है। कभी भी आप अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं तो माई सेल्फ कह के नहीं करा सकते, क्योंकि माई सेल्फ इज राम या माई सेल्फ इज श्याम में माई सेल्फ सब्जेक्ट बना है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं बनता, ध्यान रखने की बात है। उसके अलावा मैंने कहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं बनता, एम्फेटिक प्रोनाउन भाई साहब ना तो ये सब्जेक्ट बनता ना ही ऑब्जेक्ट बनता, ध्यान रखना। अगर सेल्फ या सेल्फ वाला शब्द सेंटेंस में ऐसे ही रखा है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना तो वो सब्जेक्ट बन रहा ना वो ऑब्जेक्ट बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। वो केवल इम्फेटिक का मतलब होता है बात को जोर देकर कहना, वो केवल बात को जोर देकर कहने के लिए आया है। तो ऐसा शब्द, ऐसा सेल्फ या सेल्फ वाला जिसके लास्ट में सेल्फ या सेल्फ लगा हो, ना वो सब्जेक्ट ना वो ऑब्जेक्ट, केवल बात को जोर देकर कहने के लिए आया है, उसको कौन सा प्रोनाउन बोल देते हैं साहब, इम्फेटिक प्रोनाउन बोल देते हैं। सेल्फ या सेल्फ वाली बात ये आ गई। बोले सर थोड़ा एग्जाम्पल से समझाओ। जैसे मैंने कहा आई मेट द प्राइम मिनिस्टर, कि मैं किससे मिला, प्राइम मिनिस्टर से मिला। अब जैसे मैंने तुमसे कहा कि यार मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला और हमारी जो है चाय पे चर्चा हुई साहब, बहुत हमने बात करी और मोदी साहब पूछ रहे और बताओ कैसा चल रहा है यूट्यूब चैनल आपका। मैंने कहा ऋषभ सर बढ़िया एकदम, अब अभी शुरू कर रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो ये हो गई ये हो गई एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कि मैंने जो है प्राइम मिनिस्टर से बात करी, उन्होंने मुझे बड़े बढ़िया से भाई जो है बधाई दी और ये दिया, ये वो 4 बातें हुई हमारी। ये वो कॉन्टेक्स्ट हो गए जब मैं उनसे रोज मिलता हूँ, मेरी उठ बैठ है उनके साथ रोज भी, एकदम ऐसा मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात है ना। तो ये हो गया आई मेट द प्राइम मिनिस्टर, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, कुछ भी चौका नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, अरे भाई साहब मैं खुद मिला प्राइम मिनिस्टर से, है ना। तो ये हो गई बात को जोर देकर कहना, मैं तो खुद मिला हूं प्राइम मिनिस्टर से, एक बार की बात है मैं खुद मिला। तो ये हो गया जोर देकर कहना। जब तुम इस बात को जोर देकर कह रहे हो तो जोर देकर कहने के लिए तुम क्या करते हो, एक प्रोनाउन लगाते हो, मैं खुद मिला, तो मैं खुद मिला। जब अपने आप का मीनिंग होता है, खुद का मीनिंग होता है, तभी तुम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। मैं खुद मिला, तो खुद कहने के लिए आप किसका यूज करेंगे, माई सेल्फ का। अब बात मैं करूं कि यहाँ पे माई सेल्फ आया, यहाँ पे माई सेल्फ आया, इसी सेंटेंस को मैंने दो माई सेल्फ लगा के 2 और लिखा, आई मेट द प्राइम मिनिस्टर, आई मेट द प्राइम मिनिस्टर माई सेल्फ, और आई माई सेल्फ मेट द प्राइम मिनिस्टर। दोनों बात मैंने लिखी, एक बार माई सेल्फ यहाँ लिख दिया, एक बार माई सेल्फ यहाँ लिख दिया। समझाना क्या चाहता हूँ ये देख लो। मेट वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, कौन मिला, मैं मिला। वर्ब का ऑब्जेक्ट किससे मिला, आई मेट हुम, किससे मिला, प्राइम मिनिस्टर से। जब जब हुम का रिप्लाई मिले तो समझ लो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेट के पास अपना सब्जेक्ट है आई, मेट के पास अपना ऑब्जेक्ट है कौन, द प्राइम मिनिस्टर। तो वर्ब के पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट भी है। तो मैं पूछूं माई सेल्फ क्या करने आया, ना 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 तो सब्जेक्ट का काम कर रहा, ना ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, कोई काम ही नहीं कर रहा, केवल ये कह रहा है, बात को जोर देकर आया, बात को जोर देकर कहने के लिए आया, और कुछ नहीं कर रहा। आई मेट द प्राइम मिनिस्टर माई सेल्फ, अरे भाई साहब खुद मिला मैं तो प्राइम मिनिस्टर से। जब आपने माई सेल्फ कह दिया तो बात को जोर देकर कह दिया। बाकी मैं तुमसे पूछूं ग्रामेटिकल प्रोफाइल, यहाँ पर कुछ नहीं है, ना तो सब्जेक्ट है ना ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बोले सर ये 2 सेंटेंस क्यों लिखे, ये 2 सेंटेंस लिखे तुम्हें पोजीशन सिखाने के लिए कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रख रहे होते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रखने की 2 जगह होती हैं, है ना। या तो ऑब्जेक्ट के बाद रख दो, या तो ऑब्जेक्ट के कहाँ रख दो, बाद रख दो, या अपनी वर्ब के कहाँ रख दो, पहले रख दो। या तो वर्ब के पहले रख दो या ऑब्जेक्ट के कहाँ रख दो, बाद रख दो। इन 2 ही जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, रिफ्लेक्सिव क्या एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज होता है, और कहीं यूज नहीं करेंगे। क्लियर है बात, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। और मुझे लगता है डिफरेंस अब क्लियर हो ही गया होगा, मैंने बहुत बातें सिखा दी हैं। हालांकि बीच में इतनी बात बनती थी नहीं, लेकिन थोड़ा मैं आ गया हूँ जो है भावनाओं में बह के मैंने बता दिया है। ये वाली बात क्लियर हो गई साहब। एक 34 नंबर बचा, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। अब देखो, अगर तुम थोड़ा सामाजिक हो, थोड़ा सामाजिक बातें तुम्हें पता है, तो जरा एक बार पढ़ के देखना, 4 ऑप्शन को खुद बता देगा तुम्हें। क्या
व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? क्या सक्सेस कम्स फ्रॉम मेकिंग वन मेजर चेंज? कोई एक मेजर चेंज, केवल एक मेजर चेंज कर लोगे, ओनली वन, ठीक है नहीं, केवल एक मेजर चेंज करोगे और सफलता मिल जाएगी? सफलता धीरे धीरे मिलती है, एक चेंज से नहीं मिलती। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स व्हेन रिपीटेड कंसिस्टेंटली लीड टू सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म रिजल्ट। जब धीरे धीरे स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म में जाके तुम्हें क्या मिलती है? सफलता मिलती है। बड़ी अच्छी बात कही गई है, हो सकता है आंसर हो, पॉजिटिव बात है साहब। नेक्स्ट देखो यार, ये प्लस जो है 4 बन जाता है, ठीक है, फिर 4 बन गया हो, ठीक है। नेक्स्ट आओ सी देखो, नेगेटिव हैबिट्स हैव नो रियल इंपैक्ट अनलेस दे आर एक्सट्रीम। कह रहा नेगेटिव हैबिट्स का कोई खास फर्क नहीं पड़ता जब तक बहुत ज्यादा ना हो जाए, थोड़ी बहुत नेगेटिव आदतें चल जाती हैं। गलत बात, ठीक है नहीं, तो बिल्कुल गलत बात, ये भी गलत बात। लास्ट देखना, सक्सेस इज मोस्टली डिटरमाइंड बाय लक रादर देन एफर्ट्स। सक्सेस जो है लक पर डिपेंड करती है, एफर्ट से ज्यादा है। क्या कह रहे हो साहब? एफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लक जरूरी है मान लेते हैं, लेकिन एफर्ट्स भी जरूरी हैं, ठीक है, एफर्ट्स भी जरूरी हैं। ये भी गलत। सबसे बेहतर ऑप्शन क्या बनेगा? बी फॉर बॉल बनेगा। क्या बनेगा? बी फॉर बॉल बनेगा। अब चाहो तो तुम ऑप्शन चेक कर लेना साहब, और चाहो तो तुम इसको पढ़ के सॉल्व कर लेना, तुम्हारी इच्छा है। तुम चाहो तो पूरा पढ़ लो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ना चाहो तो आगे बढ़ जाना साहब, ठीक है। वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, मुझे लगता है एक बार देख लेना, पढ़ लेना, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। आगे चलते हैं साहब। मतलब आधे क्वेश्चन तो उसने ग्रामर से रिलेटेड ही दे दिए, आधे क्वेश्चन तो उसने ग्रामर से रिलेटेड ही, मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं क्वेश्चन में। पहला करा दिया है, दूसरा करा दिया है, तीसरा करा दिया है, और चौथा पांचवा, हाँ ठीक है साहब, सारा हो गया। आ जाओ जरा, सेट नंबर 8 देख लो साहब। 8 नंबर देखते हैं साहब, बताओ जरा। आसान सा लग रहा है कुछ? ऑप्शंस देख लें पहले, क्या पता ऐसी काम हो जाए। What central conflict is explored in the passage? पैसेज में कौन सा सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट जो है एक्सप्लोर करा गया? भाई सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट तो देख के पता चलेगा। रेगुलेशन ऑफ स्पीच ऑन सोशल मीडिया जो है, व्हाई इज रेगुलेशन ऑफ स्पीच ऑन सोशल मीडिया कंट्रोवर्शियल? कि भाई क्यों कंट्रोवर्शियल है रेगुलेशन ऑफ स्पीच, पढ़ के पता चलेगा। व्हाट इज द कंसर्न अबाउट प्राइवेट कंपनीज कंट्रोलिंग स्पीच? प्राइवेट कंट्रीज जो कंपनीज हैं वो स्पीच को कंट्रोल कर रही है, इसका क्या कंसर्न है? ये वाले ये भी पढ़ के पता चलेगा साहब। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज द रिक्वायर्ड जो है रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट? इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है? टोन ऑफ द पैसेज क्या है? टोन ऑफ द पैसेज बता दो साहब। सारे क्वेश्चन ही पढ़ के पता चलेंगे, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, ठीक है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। आप कह रहे हो फ्रीडम, मैं पढ़ रहा हूँ साइड से, मुझे लगता है अगर मैं आगे आ जाऊंगा तो तुम्हें दिक्कत होगी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ चाहो तो आपके लिए, ठीक है। मैं जो हूँ पढ़ लेता हूँ इसको साइड से खड़े होकर, और जो कोई बात समझ आनी क्योंकि मैं समझा भी दूंगा। अभी जो है मुझे लगता है दिख रहा होगा, ठीक है। आ जाओ भाई जरा। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ कॉर्नर जो है कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। साहब बिल्कुल सही बात है। कॉर्नर स्टोन जो है हम कह रहे हैं मतलब आधारशिला। क्या कह रहे हैं हम? कह रहे हैं आधारशिला, कि वही जो वो है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो आधारशिला है डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी की, हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं जहां पर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोल सकते हैं हम कुछ भी, ठीक है। अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस आइडियाज, हर एक इंडिविजुअल को अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने की क्या है? आजादी है। क्वेश्चन ऑथोरिटी, ऑथोरिटी मतलब जो भी सत्ता में है, सरकार में है, जो भी ऑथोरिटी है, जो कोई किसी भी चीज की, चाहे गवर्नमेंट की बात कर लो, चाहे गवर्नमेंट के अलावा बात कर लो, कोई भी ऑथोरिटी है उससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड प्रमोट चेंज, ठीक है, और चेंज जो है ला सकते हैं साहब। हाउएवर इन डिजिटल वर्ल्ड द राइट एनकाउंटर्स कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में ये जो राइट है सवाल करने का या किसी भी चीज का, ये क्या करता है? एनकाउंटर, सामना करता है कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस का, कि हमें बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, किसमें? डिजिटल वर्ल्ड में, है ना। अभी हम डिजिटल वर्ल्ड में आ गए। आ जाओ जरा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम अरेनास वेयर ओपिनियंस कैन बी वॉइस्ड इंस्टेंटली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो क्या बन गए? अरेनास बन गए, मतलब अखाड़ा बन गया एक तरीके से, जहां पे हर आदमी आके अपना ओपिनियन रख रहा है, ठीक है, और अपना ओपिनियन रख सकते हैं। बट ऑल्सो वेयर हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन एंड साइबर बुलिंग थ्राइव्स। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी जगह भी है जहां पर क्या होता है? हेट स्पीच दी जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है साहब, साइबर बुलिंग करी जाती है, किसी की भाई किसी को कुछ भी बोल रहे हैं उल्टा सीधा है क्या है, ठीक है। बैलेंसिंग द राइट टू स्पीक फ्रीली विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट हार्म इज नाउ अ प्रेसिंग डिबेट। अब क्या डिबेट हो गई है साहब? क्या राइट टू स्पीक तो है, लेकिन उसको बैलेंस करना। ऐसा नहीं कोई मेरा राइट टू स्पीक है तो मैं कुछ भी बोल दे रहा हूं, तुम्हारे जो है भावनाओं को ठेस पहुंचा दूं, किसी और व्यक्ति की फीलिंग्स को जो है हर्ट में कर दूं, ये चीज गलत है। बैलेंस करना राइट टू स्पीक को फ्रीली, तुम राइट टू स्पीक तो ठीक है, लेकिन उसको बैलेंस तो करके चलो विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट हार्म। किस वजह से? किसी को नुकसान ना पहुंचे, नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए हमारा जो है बैलेंस करना राइट टू स्पीक को बहुत जरूरी है।
और ये आजकल का फिलहाल का प्रेसिंग डिबेट है, जो है डिबेट का जो है मुद्दा है, ठीक है। शुड प्लेटफॉर्म सेंसर हार्मफुल कंटेंट, क्या जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सेंसर करना चाहिए, सेंसर मतलब रोक लगानी चाहिए किस पे, हार्मफुल कंटेंट पे, और वुड दैट वायलेट फ्रीडम, या फिर अगर हम रोक लगाते हैं तो रोक लगाने से क्या हम उनकी फ्रीडम को वायलेट कर रहे हैं। सवाल तो ये है, अगर हमने कहा कि तुम ये कंटेंट नहीं डालो, गलत है साहब, तो ये इसके दो सवाल है। किसी व्यक्ति की नजर से हो सकता है ये चीज तुम गलत कर रहे हो जी, ये तो गलत है, तुम कंटेंट डालने से मुझे कैसे रोक सकते हो, मेरे हिसाब से ये चीज ठीक है ना। या फिर अगर तुम्हें लगता है वो हार्मफुल है तो उसको सेंसर कर दो, रोक दो। तो इस बात के दो पहलू हैं, है ना। ये किसी की नजर से ठीक हो सकता है, किसी की नजर से गलत हो सकता है। वाइल सम आर्ग्यू दैट रेगुलेशंस इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है साहब। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि रेगुलेशन जो है एसेंशियल है, रेगुलेशन मतलब नियम कानून बनाने बहुत जरूरी है, एसेंशियल मतलब बहुत आवश्यक है, टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, वो उन ग्रुप्स को जो वल्नरेबल है, मतलब जिनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, समझे, जो अपना केस नहीं ला सकते, किसी को कुछ बोल नहीं सकते, जो थोड़ा सा सोसाइटी में पीछे रह गए, समाज में थोड़ा पीछे रह गए, उन ग्रुप्स के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि नियम कानून बनाए जाए। नेक्स्ट देखो साहब, अदर्स फियर इट माइट लीड टू सप्रेशन टू डिसेंट, ठीक है सर। लेकिन कुछ लोग जो है फियर करते हैं कि भाई लीड टू सप्रेशन टू डिसेंट, कि भाई सप्रेशन मतलब उनको दबाया जाएगा, ठीक है, नहीं सप्रेशन ऑफ डिसेंट मतलब मतभेद, डिसेंट मतलब किससे होगा, मतभेद से, ठीक है। अदर्स फियर, कुछ लोग जो हैं जिनको दबा, जो वल्नरेबल ग्रुप से आ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं जो डरते हैं किस बात से, लीड टू सप्रेशन ऑफ डिसेंट, कि उनको लगता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उनसे अलग है, तो हो सकता है मैं बोलूंगा तो मेरी बात को दबा दिया जाएगा। जबकि हो सकता है चार लोग बोल रहे हो किसी बात को और एक व्यक्ति किसी अलग बात को बोल रहा हो, तो हो सकता है एक व्यक्ति की बात सही हो, चार लोग गलत तरीके से भी सोच रहे हो। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द थॉट, कि कहीं क्या तुम सोच रहे हो, ठीक है, क्या तुम्हारा विचार है। द प्रॉब्लम डीपन्स व्हेन प्राइवेट कंपनीज नॉट इलेक्ट बॉडीज डिसाइड व्हाट स्पीच इज अलाउड और बैंड। प्रॉब्लम, इसके आगे प्रॉब्लम और भी आ जाती है जब हम किसी प्राइवेट कंपनी को देखते हैं, नॉट इलेक्टेड बॉडीज, और प्राइवेट कंपनी जो है किसी बॉडी को इलेक्ट नहीं कर रहे हैं डिसाइड करने के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो क्या कर रहे हैं, व्हाट स्पीच इज अलाउड और बैंड, वो खुद डिसाइड कर रहे हैं कि किस चीज को अलाउ करना है, किस चीज को अलाउ नहीं करना है। प्राइवेट कंपनीज अपने हिसाब से डिसाइड कर रही है, मैं चाहता हूं कि तुम ये बोलो तो तुम ये बोलोगे, मैं चाहता हूं तुम ये ना बोलो तो तुम ये नहीं बोलोगे, इस तरीके से चलता है। तो ये चीज और खराब है, तुम किसी को बोलने ही नहीं दे रहे अच्छा बुरा, तभी आदमी गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भागता है कि भाई वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द सेंस कि एटलीस्ट ये है तुम्हारे राइट्स को जो है ऑर्गेनाइज तरीके से सुना जाएगा और ऑर्गेनाइज तरीके से देखा जाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह तुम्हारे राइट्स को कुचला नहीं जा सकता, सबके पास बराबर राइट्स हैं, ठीक है। ये चीजें थोड़ी होती हैं प्राइवेट कंपनीज में, हालांकि अब चीजें बेहतर हो गई हैं, ऐसा नहीं है। स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस रिक्वायर्स थॉटफुल पॉलिसीज, जो राइट बैलेंस है, सही तरीके से अगर तुम चीजों को बैलेंस करना चाहते हो, ठीक है, नहीं तो इसके लिए क्या जरूरी है, थॉटफुल पॉलिसीज, तुम्हें बहुत अच्छे से विचार करके पॉलिसीज बनानी है। डिजिटल लिटरेसी, लोगों को डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे जाके कुछ भी नहीं कह देना है, लिटरेसी होनी चाहिए उस चीज की भी। एंड लीगल फ्रेमवर्क, और लीगल फ्रेमवर्क होनी चाहिए रूटेड इन बोथ ह्यूमन राइट्स, लीगल फ्रेमवर्क मतलब किस तरीके से चलाना है लीगल इस चीज को, रूटेड इन, उसकी जड़ें कैसी हो, मतलब ह्यूमन राइट्स से भी इन्वॉल्व हो और पब्लिक सेफ्टी भी उसमें इन्वॉल्व हो, दोनों चीजें उसमें इन्वॉल्व हो। इन अ वर्ल्ड वेयर वर्ड्स ट्रेवल फास्टर देन थॉट्स, एक ऐसी दुनिया जहां पर जो है शब्द फास्टर ट्रेवल करते हैं देन थॉट्स। तुम्हारे दिमाग में कुछ विचार आ रहा है वो चीज ठीक है, लेकिन आजकल तुमने कुछ गलत कह दिया तुरंत सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वर्ल्ड आजकल वर्ल्ड फास्टर, ऐसा दुनिया बदल गई, टाइम बदल गया है कि शब्द जो है ज्यादा तेज जो है कैरी करे जा रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, थॉट्स के कंपैरिजन में। प्रोटेक्टिंग फ्री स्पीच विदाउट इनेबलिंग हार्म, क्या कि भाई फ्री स्पीच तुम्हें देना है, ये भी ये नहीं कि तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच ही हटा दो, हमें इस बात को भी प्रोटेक्ट करना है कि स्पीच जो है वो फ्री हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, लेकिन विदाउट इनेबलिंग हार्म, किसी और को नुकसान ना हो। ये सबसे बेहतर होगा, मे बी वन ऑफ द डिफाइनिंग टेस्ट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। और मॉडर्न डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेस्ट यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हो, लेकिन साथ में किसी को नुकसान भी ना हो। ये सबसे जरूरी चीज होगी मॉडर्न डेमोक्रेसी की। अगर बात समझ में आई हो, कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हो, तो भाई इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं साहब। बताओ पहले वाले का आंसर क्या बनेगा। आप तो सोच सकते हो सेंट्रल आइडिया क्या है, लॉ वर्सेस रिलीजन, धर्म की तो बात ही नहीं हुई, प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं हुई, प्राइवेसी एंड पायरेसी की बात नहीं हुई। पायरेसी का मतलब होता है कि तुमने कोई चीज पहले से चुरा के बेच दी, पिक्चर बनी, पिक्चर बनते पहले दिन हॉल पे लगी, दूसरे दिन तुमने जो है किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है डाल दी, उसको पायरेसी कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं। फ्रीडम वर्सेस ऑनलाइन हार्म, आजादी और उसका ऑनलाइन नुकसान क्या है, ये हमारा टॉपिक है। वाइज रेगुलेशन ऑफ स्पीच ऑन सोशल मीडिया कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल क्यों है रेगुलेशन,
अगर हम स्पीच ऑन सोशल मीडिया रेगुलेट करें, उसको थोड़ा सा बांधने की कोशिश करें, उस पर नियम कानून लगाने की कोशिश करें, ये चीज कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्यों? क्योंकि ऑल डेमोक्रेसीज में इलीगल है ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कहा ही नहीं गया ऐसा। इट गिव्स टू मच पावर टू यूजर्स, ये जो है बहुत ज्यादा पावर दे देता है यूजर्स को। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि पावर दे देता है। इट में सप्रेस डिसेंटिंग वॉइसेस, बिल्कुल सही बात है भाई। ये कई बार ऐसा एक व्यक्ति जो मजबूत है उसकी आवाज हो सकता है बुलंद हो जाए, उसकी आवाज ज्यादा चली जाए। एक आदमी जो कमजोर है, जो किसी छोटे तबके से आ रहा है, जो ऐसा लग रहा है, जिसको लग रहा है कि भाई उसकी बात को नहीं सुना जाएगा, या उतना जो है वो वेल मैनर्ड वेल एजुकेटेड नहीं है जो अपनी बात को रख सके, तो ऐसे में क्या हो जाता है, उसकी जो है उसकी आवाज को सप्रेस करा जा सकता है, उसकी आवाज को दबाया जा सकता है। इसलिए ये चीज कंट्रोवर्शियल है, बिल्कुल सही बात है, आप कह सकते हैं सी फॉर कैट। और इट शोज डाउन कम्युनिकेशन, ये तो गलत हो गया। स्लोज डाउन कम्युनिकेशन कैसे? और इवन तो अगर मैं सोशल मीडिया पे स्पीच की बात करूं तो वो तो स्लो डाउन करता ही नहीं, वो तो बढ़ाता है, और है ना, सोशल मीडिया तो तेज करता है चीजों को। व्हाट इज द कंसर्न अबाउट प्राइवेट कंपनीज कंट्रोलिंग स्पीच? प्राइवेट कंपनीज जो हैं क्या कर रही हैं? कंट्रोल कर रही है स्पीच को, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, इसको लेके क्या कंसर्न है, क्या चिंता है साहब? दे आर टू स्मॉल टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। प्राइवेट कंपनीज बहुत छोटी हैं पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ऐसा कहा गया? ऐसी कोई बात हुई नहीं। नेक्स्ट देखो, दे लैक लीगल अथॉरिटीज और अकाउंटेबिलिटी, दे प्रमोट एकेडमिक डिबेट्स। प्राइवेट कंपनी एकेडमिक डिबेट्स को प्रमोट करती है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। इस बारे में बात नहीं करेगी, ऐसा भी नहीं है, ये कहा गया ना, देखो ये कहा गया दे लैक लीगल अथॉरिटीज और अकाउंटेबिलिटी, ये कहा तो गया साफ साफ यहाँ पे। देखो कह रहा है कि भाई प्राइवेट कंपनीज जो हैं नॉट इलेक्टेड बॉडीज, है ना। प्रॉब्लम कहां थी? जब प्राइवेट कंपनीज नॉट इलेक्टेड बॉडीज डिसाइड व्हाट स्पीच इज अलाउड और बैन्ड। तो यही तो बात लिखी है यहाँ पे, और क्या लिखा है? क्या दे लैक लीगल अथॉरिटीज, उनके पास जो है नॉट इलेक्टेड लीगल अथॉरिटी नहीं है, कुछ भी इलेक्ट नहीं करा, वो खुद बता रही है, ये बोलो या मत बोलो। ठीक है, आ जाओ। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, क्या चीज जरूरी है इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए? साहब सारे हार्मफुल यूजर्स को हटा दो? नहीं साहब, ये चीज गलत है। किसी को हटा ही दोगे, यूजर्स को हटा दोगे, तो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो वायलेट हो गई, भले से वो गलत बोल रहे हैं। किसी चीज का समाधान ये नहीं कि उसको हटा दो, उसको सुधारना समाधान हो सकता है। तो हार्मफुल यूजर्स को हटा दो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अलाउइंग कंप्लीट फ्रीडम। अलाउइंग कंप्लीट फ्रीडम को अलाउ करना, भाई पूरी फ्रीडम करो, जो मर्जी वो बोलो, हो सकता है, ठीक है। अलाउंग कंप्लीट फ्रीडम तो और दिक्कत में आ जाएगी, मैं कुछ भी किसी को बोलता बनूं, किसी को भी मैं गाली दे दूं, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना। ये तो मेन चीज है, पैसेज के लास्ट लाइन में लिखा था, इस तरीके से डेमोक्रेसी को चलना पड़ेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच को साथ में लेकर चलना पड़ेगा कि किसी को हार्म भी ना हो और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बनी रहे। ठीक है, तो ये भी गलत है साहब। बैनिंग सोशल मीडिया वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में सोशल मीडिया बंद कर दो, अरे गड़बड़ हो जाएगी भाई, बहुत आगे चले गए, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट, कंबाइनिंग राइट्स विद सेफ्टी थ्रू लॉ एंड लिटरेसी। राइट्स को कंबाइन करो सेफ्टी और लॉ एंड लिटरेसी के साथ, लोगों को समझाओ कि ऐसा करना गलत है। नेक्स्ट आ जाओ साहब, व्हाट टोन डज द ऑथर अडॉप्ट इन द पैसेज। पैसेज में क्या जो है टोन अडॉप्ट करी गई है साहब, बताओ। कहा गया है डिसमिसिव, बताओ जरा, किसी बात को डिसमिस करा गया है? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों पक्ष लेके चले गए हैं। ठीक है, अलार्मिस्ट, किसी बात को लेकर अलार्म बताया, नहीं करोगे तो कल को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं करा तो कल के बच्चे जो है भविष्य नहीं देख पाएंगे, सूरज नहीं देख पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, उनको अलार्मिस्ट कह सकते हैं। पर्यावरण के ऊपर बात हो रही है, एनवायरमेंट के ऊपर बात हो रही है, तो तुम अलार्मिस्ट कह दो कि भाई पेड़ मत काटो वरना दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सी एग्रेसिव, कहाँ गुस्सा दिखाया, वो बता रहा है कि भाई सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे होता है। आप कहेंगे बैलेंस्ड एंड रिफ्लेक्टिव, बैलेंस्ड एंड रिफ्लेक्टिव, सी फॉर कैट हमारा आंसर बनेगा साहब। सी फॉर कैट हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा 40 नंबर का। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेट नंबर 9 देख लो भाई, एक बार जरा देखना भाग के 9 नंबर। देखो बहुत जल्दी करवा दूंगा मैं इसको, है ना। एक बार मैं जो हूँ खत्म करता हूँ, लास्ट जो है इस क्लास का लास्ट है। ठीक है, इस क्लास का ही लास्ट है, और एक बार तुम चाहो तो पढ़ लो, कोई समस्या नहीं, तुम्हें इतना आज़ादी दी जाती है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और भाई फ्रीडम ऑफ टाइम भी तो है तुम्हारे पास पेपर से पहले तो है ही है। बताओ In the age of endless options, free streaming services to social media platforms, modern individuals face what psychologists call decision fatigue. Fatigue मतलब होता है थकान, ठीक है। decision fatigue मतलब जब तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई अच्छे से डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना चाहिए। किस टाइम की बात चल रही है? स्ट्रीमिंग सर्विसेज बहुत चल रही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मॉडर्न इंडिविजुअल्स फेस, ठीक है,
ऐसे में आदमी क्या करता है, साइकोलॉजिकल दबाव फील करता है, बोले सर थोड़ा समझ में नहीं आया, आगे थोड़ा पढ़ो, अभी लाइन में बहुत ज्यादा बात बताई नहीं, डिसीजन फटीग क्या हुआ देखो जरा। अनलाइक अर्लियर जनरेशन हु हैड लिमिटेड चॉइसेस, पहले जनरेशन में बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं होती थी, बोले दो ही ऑप्शन है, एक कोई चुन लिया। टुडेज यूथ आर कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड टू डिसाइड व्हाट टू वॉच, whom टू फॉलो, व्हाट टू शेयर। आज की जनरेशन में लोगों को पता होना चाहिए व्हाट टू डिसाइड, क्या डिसाइड करना है साहब, आ गया हाँ, रिक्वायर्ड टू डिसाइड व्हाट टू वॉच, क्या देखना है, whom टू फॉलो, किसे फॉलो करना है, एंड व्हाट टू शेयर, क्या शेयर करना है, ये चीज भी बहुत जरूरी है। हाउ टू रेस्पॉन्ड, कैसे रेस्पॉन्ड करना है किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे, किसी के तुम्हें कुछ कहा उस पे। वाइल फ्रीडम ऑफ चॉइस इज ऑफन सेलिब्रेटेड, टू मेनी चॉइसेस कैन लीड टू स्ट्रेस। हालांकि फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है ऑफन सेलिब्रेटेड, कि तुम्हारे पास जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तुम चुन सकते हो, ऑफन सेलिब्रेटेड, ये सेलिब्रेट किया जाता है कई बार, कह रहे यार मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन कई बार ये क्या हो सकता है, बहुत सारी चॉइसेस के चक्कर में स्ट्रेस भी हो सकता है साहब, डिससेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, बोले यार इतने सारी जो है चॉइसेस है क्या करूं, ठीक है, एंड इवन पैरालिसिस, और भाई पैरालिसिस थोड़ा दूर की बात होगी, लेकिन ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं साहब। आयरॉनिकली आप कह रहे हैं अबंडेंस कैन बिकम ओवरवेलमिंग, जो अबंडेंस होता है किसी चीज का प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होना, अबंडेंस, ठीक है, अबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना, कैन बिकम ओवरवेलमिंग मतलब बहुत सारा ओवरवेलम हो जाओ तुम, अबंडेंस हो जाए किसी चीज की तो अच्छी बात है साहब, लेकिन एल्गोरिदम्स डिजाइन टू प्रिडिक्ट प्रेफरेंसेस, लेकिन आजकल जो क्या है, एल्गोरिदम कैसे डिजाइन होते हैं, एल्गोरिदम्स डिजाइन ऐसे डिजाइन करे गए हैं टू प्रिडिक्ट प्रेफरेंसेस। क्या तुमने कोई एक चीज देख ली यूट्यूब पे, बार बार वही आएगी, बार बार वही आएगी, बार बार वही आएगी यार, उसी से रिलेटेड 2 आदमी की, 4 आदमी की, 10 पे वही वीडियोस आ जाएंगी तुम्हारे सामने। तो वो चीज है कि एल्गोरिदम प्रेफरेंस के हिसाब से बनाया जाता है साहब, ऑफन नैरो एक्सपोजर रेदर देन ब्रॉडर एंड। कई बार क्या कर देता है एल्गोरिदम, तुमने यूट्यूब पे कोई चीज देखा तो वो तुम्हें उसी बारे में दिखाता रहेगा, ना कि 4 अलग चीजें दिखाए, तो उससे क्या होता है, तुम्हारा एक्सपोजर चीजों को लेके बहुत लिमिटेड हो जाता है, तुमने उसने एक दो लोगों को ही दिखाना शुरू कर दिया तुम्हें, तो बहुत नैरो तुम जो है सोचना शुरू कर दोगे, और उससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग खुल नहीं पाएगा, तुम्हारा एक्सपोजर ब्रॉडन नहीं हो पाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा, छोटा हो जाएगा। क्रिएटिंग डिजिटल बबल, और डिजिटल बबल बन जाएगा मतलब तुम्हारा एक छोटा सर्कल हो जाएगा, उससे रिलेटेड 2-4 लोग हैं, बार बार वो तुम्हें वही रिकमेंड करेगा, तुम वही देखते रह जाओगे, वही कहना चाह रहा है। उसके बाद पीपल में फील इन कंट्रोल येट देयर चॉइसेस आर सबटली शेप्ड बाय अनसीन पैटर्न। पीपल में फील इन कंट्रोल, लोगों को क्या महसूस होगा कि वो कंट्रोल में है, क्योंकि वो 4-5 लोगों को सुन रहे हैं, उन्हीं की बात सुन रहे हैं साहब, ठीक है। ये चीज है आजकल, कोई जैसे कोई आजकल के टाइम में तुम किसी चीज को गलत कह दो सोशल मीडिया पे आके, ये चीज गलत हुई है, ये चीज गलत है, तो 4 लोग आ जाएंगे तुम्हें कहने की यार ये तुम ऐसे कैसे बोल दिया, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम तो फलाना, तुम तो ढिमकाना, तुम तो इस ग्रुप को सपोर्ट करते हो, तुम तो वो करते हो, चाहे तुमने सही बात कही हो। और उसका रीजन ये नहीं है कि वो लोग जो है बेहतर नहीं सोच पा रहे हैं, उसका रीजन ये है एक बबल बन गया उनके चारों तरफ, वो चारों तरफ वही चीजें देख पा रहे हैं जो वो सोच रहे हैं, ब्रॉडन तरीके से आदमी सोच ही नहीं पा रहा, वो यही नहीं सोच पा रहा कि अगर किसी आदमी ने ये चीज करी है, चीज गलत भी हो सकती है, या इसका आफ्टरमैथ क्या है, इस घटना के बाद का परिणाम क्या है, ठीक है। खास करके पॉलिटिकल पार्टीज में तुम ये चीज देख सकते हो, लोग बागों की सोच बिल्कुल एक तरीके की हो, एक व्यक्ति जो किसी एक खास पार्टी को फॉलो कर रहा है, किसी को फॉलो करना गलत अच्छा नहीं है, लेकिन एक खास पार्टी को फॉलो कर रहा है, तुम देखो तुम उसी प्रकार की रील तुम्हारे पास आएंगी, सेम उसी प्रकार की रील तुम्हारे पास आएंगी, उसी प्रकार की रील, तो बबल बन गया तुम्हारे चारों तरफ कि तुम वही चीज सोच पा रहे हो, उसके अलावा को सोच ही नहीं पा रहे, तो बबल बन जाता है, तो दिक्कत है, ठीक है नहीं। और बबल कैसे बन रहा है, शेप्ड बाय अनसीन पैटर्न्स, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारे चारों तरफ बबल बन गया, तुम्हें पता ही नहीं है। ओवर टाइम द कांस्टेंट नीड टू चूज कैन ड्रेन मेंटल एनर्जी, और ओवर द टाइम जैसे जैसे आगे चलते हैं, टाइम के साथ क्या होता है, कांस्टेंट नीड टू चूज कैन ड्रेन, लगातार तुम्हें कोई चीज चूज करनी है, तो उससे क्या होता है, मेंटल एनर्जी ड्रेन हो जाती है, दिमाग हमारा कमजोर हो जाता है साहब, कि बार बार चूज करना पड़ रहा है। लिविंग इंडिविजुअल्स एनेक्शियस और इंडिफरेंट, ठीक है नहीं, जो इंडिविजुअल होता है किसी भी पर्सन को वो क्या कर सकता है, चिंतित कर सकता है, एनेक्शियस होता है किसी बात को लेकर चिंतित होना, इंडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, कि यार कोई बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं चॉइस करना, इंडिफरेंट कर सकता है। ट्रू डिजिटल फ्रीडम में लाई नॉट इन लिमिटलेस ऑप्शंस, जो सही डिजिटल फ्रीडम है वो किसमें लाई नहीं करती, लिमिटलेस ऑप्शंस, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास लाखों ऑप्शंस है तो तुम्हारे पास फ्रीडम है, नहीं, बट इन माइंडफुल एंगेजमेंट, तुम दिमाग से सोचो, माइंडफुली एंगेज हो कि हाँ ये क्या चीज कह रहा है, एंड सेटिंग पर्सनल बाउंड्रीज, और क्या करने पे, और तुम अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को सेट करो कि हाँ मुझे ये चीज देखनी है, इससे देखनी है, ऐसा करना है, तुम दिमाग लगा के उस चीज को सोचो, ऐसा नहीं कुछ भी। रिकॉग्नाइजिंग व्हेन टू चूज एंड व्हेन टू स्टेप बैक, इस बात को समझ पाना कि कब तुम्हें किसी को चूज करना है, कब तुम्हें पीछे हटना है, कुड बी द न्यू विजडम, ये तुम्हारी अच्छी समझ हो सकती है ऑफ द कलेक्टेड एज, इस फिलहाल के समय में। अगर बात समझे हो तो जरा 4-5 क्वेश्चन देख लो, नंबर 9 में 5 क्वेश्चन देखो जरा। व्हाट इज द मेन इशू डिस्कस इन द पैसेज, बताओ जरा क्या इशू डिस्कस करा है साहब। स्ट्रेस कैन कॉज बाय एक्सेसिव डिजिटल चॉइस, दिख रहा है क्या,
आंसर यही है ना, या कुछ और लगा पा रहे हो? देख लो। आप कह रहे हो क्या मेन इशू डिस्कस करा है पैसेज में, बताओ। सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है उसको इशू करा डिस्कस करा गया है। ओवरऑल मोबाइल ऐप्स की बात करें, मोबाइल ऐप्स की तो बात ही नहीं हुई कहीं। लैक ऑफ इंटरनेट लिटरेसी की पिछले वाले पैसेज में थी एक बार को लिटरेसी की बात, या लिटरेसी की बात की भाई हाँ। लेकिन मैं इंटरनेट मतलब इंटरनेट तो हिंदी में इंटरनेट हो ही गया, चलो खैर। लिटरेसी मतलब समझ, पढ़ा लिखा होना। इंटरनेट की जो पढ़ा लिखा है मतलब इंटरनेट की जो समझ है उसकी कमी है, ऐसा कुछ कहा गया है नहीं। ये कहा गया है एक्सेसिव डिजिटल चॉइसेस, ज्यादा चॉइसेस होने की वजह से क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, ये डिस्कस करा गया है। तो सी फॉर कैट जो है सही है। नेक्स्ट देख लो, व्हाट डज द ऑथर एम्प्लॉय अबाउट एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के बारे में उसने क्या कहा? एल्गोरिथम हमेशा बेहतर चॉइसेस देते हैं? नहीं। वो एक किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट को एक्सपेंड करते हैं? नहीं। एल्गोरिथम तो उसके इंटरेस्ट को और जो है सिकोड़ता है, ठीक है, कम करता है। दे लिमिट एक्सपोजर टू डाइवर्स कंटेंट, बिल्कुल सही बात है। बहुत जो डाइवर्स कंटेंट है, बहुत ज्यादा चीजें डाइवर्स हैं, वो उसको क्या करता है, एल्गोरिथम जिसको जो चाहिए उसको लिमिट करता है। दे रिड्यूस ऑनलाइन एड्स की बात ही नहीं हुई पूरे पैसेज में कहीं भी। नेक्स्ट देखो, व्हाट पैराडॉक्स इज प्रेजेंटेड इन द पैसेज, कि भाई पैसेज में क्या पैराडॉक्स प्रेजेंट है साहब, बताओ जरा। पहला वाला ऑप्शन देखो, चॉइस लीड्स टू कंट्रोल बट ऑल्सो एग्जॉशन। ठीक है साहब, जो चॉइसेस हैं वो लीड्स टू कंट्रोल। चॉइसेस क्या है, लीड्स टू कंट्रोल, सही बात है, तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे वो चॉइसेस, ठीक है। एंड ऑल्सो एग्जॉशन, तुम उसके बाद कई बार एक टाइम पे क्या हो जाओगे, एक टाइम पे थक जाओगे। जो लास्ट में लाइन कही गई थी ना, दो बात हमने कही थी। लास्ट में क्या होगा, एनेक्सियस हो जाओगे, इंडिफरेंट हो जाओगे, बोले यार छोड़ो यार, तुम एग्जॉस्टिव हो जाओगे एकदम, कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता है। देखो यहाँ कहीं एग्जॉस्टिव भी आया था, ठीक है, नहीं एक्सपोजर कंट्रोल, हाँ देखो कह रहा कि नीड ड्रेन मेंटल एनर्जी, तुम्हारी मेंटल एनर्जी को ड्रेन कर देता है कई बार, जो है जो कांस्टेंट तुम्हें चूज करना पड़े कुछ, तो ये तुम्हारी मेंटल एनर्जी को ड्रेन कर देता है। मुझे लगता है पहला ऑप्शन ठीक हो सकता है, बाकी नीचे के तीन देख लो पहले। टेक्नोलॉजी हेल्प्स ओनली द रिच, केवल रिच की मदद करती है टेक्नोलॉजी, गलत बात है। मोर एप्स मीन लेस प्रोडक्टिविटी, ऐसा नहीं है साहब। एक्सपोजर ज्यादा, जितनी ज्यादा ऐप होंगी तो हो सकता है तुम्हें ऑप्शंस अच्छे हो लेकिन तुम्हें चुनना भी आता हो, वो ये कहना चाह रहा है। ऑप्शन ज्यादा हो कोई बात नहीं, लेकिन यू मस्ट नो हाउ टू चूज या whom टू चूज, है ना, कि किसको चुनना है, किस आधार पे चुनना है, तुम्हें पता हो। लेस डेटा ब्रिंग्स मोर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की कोई बात नहीं हुई साहब। नेक्स्ट आओ, पूरे पैसेज में नहीं हुई। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट मे बी अ सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन होगा? फास्टर इंटरनेट आ जाए तो सब सोल्व हो जाएगा? नहीं साहब। सोशल मीडिया एप्स को रिड्यूस कर दे तो सब सॉल्व हो जाएगा? गलत बात। म्यूचुअल एंगेजमेंट एंड लिमिट्स, फॉलोइंग मोर, ज्यादा इन्फ्लुएंसर को फॉलो करोगे तो ठीक हो जाएगा? नहीं। माइंडफुल एंगेजमेंट, म्यूचुअल कह रहा था मैं, सॉरी। माइंडफुल एंगेजमेंट मतलब तुम दिमाग लगा के जो है एकदम सोच समझ के एंगेज हो जाओ। उसके अलावा और लिमिट्स, और तुम्हें पता हो कि तुम्हारी लिमिट क्या है साहब, तुम्हें पता हो उस बारे में, ठीक है, आ जाओ। ये मेरा आंसर हो जाएगा, सी फॉर कैट। नेक्स्ट देखना, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन क्या है? भाई सार्कास्टिक है क्या, बताओ। क्या कहीं सार्काज्म करा गया, क्या कहीं मजाक करी गई पूरे पैसेज में कि सार्काज्म करा गया? जल्दी बता दो, जल्दी 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 बताओ। उसके अलावा इंडिफरेंट, मतलब इंडिफरेंट होता है उदासीन, कि कोई इस बात की, जिस पैसेज में किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उदासीन हो जा रहा है। फर्क तो पड़ रहा है यार, ज्यादा सोशल मीडिया होने से मेंटल फटीग हो जा रही है, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, तो फर्क तो पड़ रहा है, तो इंडिफरेंट भी नहीं कह सकते। क्या एग्रेसिव बात करी गई है कहीं? गुस्सा नहीं दिखाया गया, क्या दिखाया गया? कॉशनरी। कॉशनरी मतलब तुम्हें चौकन्ना करा गया है कि तुम इस बात को समझो, ठीक है, नहीं, तो आंसर बनेगा कॉशनरी, मतलब कॉशन, एकदम चौकन्ना करा गया तुम्हें, तो आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। ठीक है साहब, बढ़िया। चलो खैर, कौन सा नंबर हो गया? 9 हो गया, ठीक है। 10 से आगे के अगली क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहा करो। पसंद आए तो मुझे बता दिया करो, कुछ और चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और हाँ, क्यूआर कोड दे दूं क्या? चलो क्यूआर कोड दे देता हूँ, अगर ये एक्सपोर्ट कर पाया तो, ठीक है, टाइम में, ठीक। बाकी तुम क्लास से पहले तो तुम निकल ही लेते हो। और पैसेज क्लोज से सब हो गया है ऑलमोस्ट, अब वोकैबुलरी रह रही है, वो करवा दूंगा। फिर मैं सीजल के कुछ प्रीवियस ईयर की भी सोच रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर कुछ सीजल के भी सॉल्व करा दूँ, क्योंकि पैटर्न लगभग एसएससी का सेम ही है, और अभी पेपर में टाइम भी है, तो थोड़ा थोड़ा डेली मेरे साथ तुम 1 घंटा डेली जुड़ जाओगे तो भी तुम्हें, मुझे लगता है, बहुत फायदा हो जाएगा, और हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके अलावा अभी मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ, अगर मैं आपको बता दूँ, कमेंट करके बता देना अगर तुम्हें लगे कि हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं एक चीज़ अभी फिलहाल ये भी सोच रहा हूँ कि मैं प्रपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँ, जिस हिसाब से बहुत बेसिक प्रपोजिशन आ रही है पेपर में, बहुत कठिन प्रपोजिशन नहीं पूछी जा रही, तो मैं सोच रहा हूँ लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से डिवाइड करके प्रपोजिशन आपके लिए लेके आऊँ। जैसे मैं कहता हूँ लेवल 1 में बहुत बेसिक प्रपोजिशन की भाई
बिल्कुल ही कि कैपेबल के साथ ऑफ आएगा, जिसमें क्या हो कि हर एक बच्चे के लिए वो जरूरी हो, हर एक बच्चे को पता हो, ऐसी प्रपोजिशन जो तुम्हें पता ही होनी चाहिए। उनको एक जगह लाके 50-60 क्वेश्चन मैं आपको लाके दूं कि भाई ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेडली पूछी जा रही है, भले सी बेसिक है लेकिन पूछी जा रही है। फिर हम लेवल 2 पे चलें, जिसमें थोड़े से जो है पेयर वाले क्वेश्चन हो। इस अगर मेल लिविंग के साथ है तो ऑफ आएगा, नॉन लिविंग के साथ है तो भैया एट आएगा। या इस प्रकार के क्वेश्चन जब दो प्रपोजिशन आती है किसी के साथ, या एक्टिव वॉइस में नहीं आती, पैसिव वॉइस में आती है, पेयर वाले लेके चलूं। तो मैं इस तरीके से बांटने की जो है फिलहाल कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ों को बना रहा हूँ फिलहाल तो। और मिलते हैं मतलब उसके ब्रेक के बाद, और जो है आपको प्रपोजिशन की मैं बहुत अच्छी क्लास दूंगा, टेंशन ना लो। मेन प्रॉब्लम रहती है कई बार प्रपोजिशन की, तो मैं उस पर काम करवाऊंगा, टेंशन ना लो। और क्यूआर कोड इसको स्कैन कर लेना, अगर पीडीएफ मिल जाए तो, नहीं मिले तो मुझे बता देना एक बार, कोई ऐसी समस्या नहीं है। वैसे तो टेलीग्राम चैनल बन जाएगा 1-2 दिनों में, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल पाता यार, है ना। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय।